हाय फ्रेंड्स, असेसमेंट प्रोसीजर अंडर जीएसटी में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स हमारा जो आज का डिस्कशन है इट इज़ ऑन फ्रेंड्स डिमांड एंड रिकवरी। फ्रेंड्स आज तक हमने जो भी डिस्कशन किया वो अलग अलग 5 टॉपिक्स थे असेसमेंट प्रोसीजर में। फर्स्ट उसमें से था फ्रेंड्स असेसमेंट एंड ऑडिट, जिसमें हमने 3 सेक्शन से शुरू किया था विच इज 73, 74, 75। बाद में पूरा चैप्टर डिस्कस किया था विच वॉज वेरियस असेसमेंट्स, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, प्रोविजनल असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, स्क्रूटिनी, डिपार्टमेंटल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट। ये इन डेप्थ डिस्कशन हमने किया था फ्रेंड्स। सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था इट वॉज फ्रेंड्स अपील्स एंड रिविजन। अलग अलग कौन सी अपील्स में ऑथोरिटी होती है उसका इन डेप्थ डिस्कशन हमारा था। हमने शुरू किया था फ्रेंड्स फ्रॉम एपेलेट अथॉरिटी 107, याद करो फ्रेंड्स 108 रिविजनल अथॉरिटी, 109 से लेके 113 जिस्टैट, बाद में हाई कोर्ट, बाद में सुप्रीम कोर्ट, जिस्टैट के नेशनल बेंच ने, स्टेट बेंच ने, एरिया बेंच ने, ये इन डेप्थ हमने डिस्कशन किया था ऑल अबाउट अपील्स एंड रिविजन। बाद में एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया विच वॉज लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। छोटा सा बेचारा टॉपिक था, 3 चार्ट्स थे, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका था। एग्जिस्टिंग बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस का इन डेप्थ हमारा डिस्कशन था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था एग्जाम पर्सपेक्टिव जबरदस्त इंपॉर्टेंट, इट वाज फ्रेंड्स ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। याद आ रहा है ना, 122 से लेके 138 अलग अलग सेक्शंस हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स। एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक डिस्कशन हमने किया इट वाज फ्रेंड्स एडवांस रूलिंग। छोटा सा टॉपिक था बट एग्जाम पर्सपेक्टिव अगेन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हमने 5 टॉपिक डिस्कस कर दिए फ्रेंड्स हमारे असेसमेंट प्रोसीजर अंडर जीएसटी में। फ्रेंड्स 2 टॉपिक अभी रिमेनिंग है जिसका डिस्कशन हम मतलब उसमें से एक टॉपिक का डिस्कशन हम आज शुरू करने जा रहे हैं। इट इज फ्रेंड्स डिमांड एंड रिकवरी। फ्रेंड्स याद करो असेसमेंट ऑडिट की 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां से हमने पूरा असेसमेंट प्रोसीजर शुरू किया था। इट वाज फ्रेंड्स सेक्शन 73, 74 एंड 75 फ्रेंड्स। तो ये 3 जो सेक्शंस है वो एक्चुअली उस चैप्टर को बिलोंग नहीं करती, सो हम ऑलवेज उसको एडिशनल में बोलते हैं कि असेसमेंट ऑडिट इंक्लूडिंग 73, 74, 75। तो ये 3 सेक्शन एक्चुअली कौन से चैप्टर को बिलोंग करती है, कौन से टॉपिक को बिलोंग करती है, वो ये टॉपिक है विच इज फ्रेंड्स डिमांड एंड रिकवरी। एक्चुअली तीनों 3 सेक्शन इस चैप्टर को बिलोंग करती है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स वापस उसको हम एक बार डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपको वापस एक बार रिविजन करना हो तो उसका रिविजन भी फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है, वहां से जाके आप उसको देख सकते हो। बट मैं ऐसा कहना चाहता था कि 73, 74, 75 इस चैप्टर को बिलोंग करती हुई सेक्शंस है, बट कितनी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है आप खाली देखो फ्रेंड्स। ऐसे ही इस चैप्टर की 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिसका डिस्कशन हम आज करने वाले हैं फ्रेंड्स। इट इज फ्रेंड्स इन रिलेशन टू सेक्शन 76, सेक्शन 79। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर की सेक्शंस है। बाकी जो सेक्शंस है छोटी बिचारी सेक्शंस है कि शुरू होते ही खत्म हो जाएगी, मतलब इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है। बट सेक्शन 76, सेक्शन 79 इन डेप्थ बहुत अच्छा कंटेंट है जिसका डिस्कशन हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर? तो आओ आज की जर्नी हम शुरू करते हैं फ्रॉम सेक्शन 76 फ्रेंड्स। खाली बता दो आपको कौन से सेक्शन का डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे फ्रेंड्स। इट इज फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 84। अलग सेक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो शुरू करते हैं सेक्शन 76 जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर में, सेक्शन 79 जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर की फ्रेंड्स। ओके, आओ उसका डिस्कशन शुरू करते हैं सेक्शन 76। फ्रेंड्स देखो सेक्शन 76 एक बार हमने थोड़ा रिफर किया हुआ है, बताऊं कहाँ पे। इट वॉज सेक्शन 73 सब सेक्शन 11। अगेन ऑफेंसेस पेनल्टीज में 122 में इसका डिस्कशन था। अगेन 132 सेक्शन में भी इसका डिस्कशन था। बताता हूँ फ्रेंड्स, देखो अभी क्या हुआ फाइनली। अभी देखो फ्रेंड्स, मैं रजिस्टर्ड पर्सन, बरोबर समझने का ट्राई करो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एकदम ध्यान से। मैं फ्रेंड्स देखो सप्लायर, मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया, बरोबर समझने का ट्राई करो। मैं रजिस्टर्ड सप्लायर, मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया। फ्रेंड्स जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई था ना, सपोज वो टैक्सेबल नहीं था। मेरा जो भी आउटवर्ड सप्लाई था सपोज वो टैक्सेबल नहीं था बट वो एग्जम्प्ट था। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बरोबर समझो, मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया, जो भी फ्रेंड्स मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया वो एग्जम्प्ट सप्लाई था। बोल क्या मैं जीएसटी कलेक्ट कर सकता हूं? ना, मैं जीएसटी कलेक्ट कर सकता नहीं हूं, बट तो भी मैंने उसके ऊपर अमाउंट कलेक्ट की। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा 100 रुपए का एग्जम्प्ट सप्लाई था। आप समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, मेरा 100 रुपए का एग्जम्प्ट सप्लाई था। मेरा 100 रुपए का जो भी एग्जम्प्ट सप्लाई था उसके ऊपर मैं जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकता। 100 रुपए के एग्जम्प्ट सप्लाई के ऊपर फ्रेंड्स मैं जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। सपोज 100 रुपए का मेरा एग्जम्प्ट सप्लाई था, आई कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी ऑन दिस पर्टिकुलर अमाउंट बिकॉज व्हाट इज टैक्स डिस्कस किया हुआ है, इट इज अमाउंट विच इज लेविड बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। देयर मस्ट बी ऑथोरिटी ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ₹12 के 18 जो भी अमाउंट होगा फ्रेंड्स, जो टैक्स का अमाउंट होगा उसके लिए ऑथोरिटी ऑफ लॉ होना कंपलसरी मैंडेटरी है। तब जाके मैं वो क्या कलेक्ट कर पाऊंगा टैक्स। जो मेरे पास ऑथोरिटी ऑफ लॉ नहीं है तो उसको हम टैक्स बोल सकते हैं नहीं है। बट सपोज मेरा ये 100 रुपीज का सप्लाई था, उसके ऊपर मैंने 18 रुपीज का टैक्स कलेक्शन कर दिया। अल्टीमेटली कितना कलेक्शन किया फ्रेंड्स? 118 फ्रॉम द रेसिपिएंट, फ्रॉम द कस्टमर। तो फ्रेंड्स 100 रुपी को तो बोलेंगे
कंसिडरेशन है टुवर्ड्स योर सप्लाई, बट ये 18 रुपीज़ को हम टैक्स नहीं बोल सकते, ये पता है इसको हम क्या बोलेंगे, ये डिस्कशन हो चुका है। जब आपको थोड़ा याद करने का ट्राई करो तो याद आएगा, इट इज अमाउंट एज टैक्स, इट इज नॉट टैक्स। दिस 18 रुपीज इज नॉट रिप्रेजेंटिंग टैक्स, it is not tax, it is amount representing the tax, it is amount as tax। टैक्स जैसा है, टैक्स नहीं है, ये टैक्स नहीं है, ये टैक्स नहीं है, ये अमाउंट एज टैक्स है। सेकंड एग्जांपल, सपोज फ्रेंड्स मैंने 100 रुपए का सप्लाई किया, जिसके ऊपर मुझे 28 रुपीज़ का जीएसटी कलेक्ट करना था, सॉरी मुझे 18 रुपीज़ का जीएसटी कलेक्ट करना था। ये मेरा सप्लाई है ना, वो फ्रेंड्स टैक्सेबल सप्लाई है। ये सप्लाई था ना, वो एग्जम्प्ट सप्लाई था। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये 100 रुपए का सप्लाई मेरा एग्जम्प्ट सप्लाई था। मैंने उसको 18 रुपीज़ का जो भी अमाउंट कलेक्ट किया, इट इज व्हाट, अमाउंट एज टैक्स, बिकॉज ये पूरा सप्लाई एग्जम्प्ट है। पता चला ना फ्रेंड्स। अभी मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये टैक्सेबल सप्लाई मैंने कितने रुपीस का किया, 100 रुपीज का। उसके ऊपर का जो मेरा 28 रुपीज था ना फ्रेंड्स, वो एक्चुअल रेट तो 18% था। एक्चुअल कितना था रेट, 18%, पर तो भी मैंने 28 उसके रेसिपिएंट से पास से कलेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 18 एंड 10। बोलो 18 क्या होगा, वो तो टैक्स होगा, इट इज अमाउंट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। 18 रुपीज तो टैक्स ही होगा, बट जो 10 रुपीज होगा ना फ्रेंड्स, वो क्या होगा पता है, इट इज अमाउंट एज टैक्स, जो टैक्स नहीं है, विच इज नॉट लेविड बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ये टैक्स जैसा दिखता है, जिससे वो टैक्स नहीं बन जाएगा फ्रेंड्स। आई थिंक समझ में आया जो मैं कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, क्लियर। तो 2 चीज हो सकती है, नंबर 1, एक तो मेरा सप्लाई पूरा एग्जम्प्ट हो, एंड मैं अमाउंट जो रेसिपिएंट से कलेक्ट करूंगा वो हो जाएगा अमाउंट एज टैक्स, टैक्स जैसा है, टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है। एंड सेकंड जो मेरा होगा फ्रेंड्स, लेटर से मेरा मतलब वैलिड जो रेट होगा वो 18 रुपीज का होगा, पर तो भी मैंने लेटर 18% का होगा, सॉरी, तो बट तो भी मैंने उसके ऊपर 28% का टैक्स कलेक्ट कर दिया। तो उसको मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, उसमें जो 18 होगा वो टैक्स होगा, एंड जो 10 होगा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट एज टैक्स। चकाचक एकदम रेडी। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 76 सबसेक्शन 1, अलग सेक्शंस है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक खाली ब्रीफ ले ले तो आपको पता चले कि कंटेंट कहाँ तक रन होने वाला है। इट इज अप टू सबसेक्शन 11, बट एक चीज़ पता चलेगी कि जो ऐसा आपके क्लाइंट से हो चुका है, बस आपसे तो मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करता कभी भी ऐसी आप गलती करो, बिकॉज सारे प्रोविजन आपको पता है, तो आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो तो प्रॉमिस मैंने ऑलरेडी आपसे ले ली है कि कोई भी ऑफेंसेस पेनल्टीज का जो भी ऑफेंस हमने पढ़ा है उसमें से कोई भी ऑफेंस लाइफ में आप नहीं करोगे। बोलो क्लियर। बाकी तो ऑफेंस है ही नहीं तो कैसे करोगे फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये गलती से आपके क्लाइंट ऐसा अमाउंट एज टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, पूरा सप्लाई एग्जाम था तो भी जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं, अमाउंट एज जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके पीछे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसके ऊपर क्या क्या प्रोसीजर होगी, जिसका डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, विच इज फ्रेंड सेक्शन 76 सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 11। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबसेक्शन 1 क्या कहता है। सबसेक्शन 1 पता है फ्रेंड्स कि ये अमाउंट आपको कब गवर्नमेंट को पे करनी है। सबसेक्शन 1 इज टॉकिंग अबाउट ये पैसा, सपोज आपसे अमाउंट एज टैक्स कलेक्शन हो चुका है, तो ये पैसा मेरी ड्यू डेट क्या, कब जाके उसको मैं गवर्नमेंट को पे करूँ। लॉ कहता है, सबसेक्शन 1 कहता है ये अमाउंट जो आपने कस्टमर से कलेक्ट की है, रेसिपिएंट से कलेक्ट की है, हमारे लेटर से क्लाइंट से कलेक्ट की है, वो पैसा आपको गवर्नमेंट को कब पे करना होगा। लॉ कहता है सेक्शन 76 सबसेक्शन 1 कहता है इमीडिएटली, फोर्थविथ, अभी के अभी उसको पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स। मतलब कब पे करना है, हर एक मंथ के नेक्स्ट मंथ की 20th तक जो हम जीएसटी 3 भी फाइल करेंगे उसमें ना, इसको आपको अभी के अभी इमीडिएटली आज के आज उसको पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। मतलब अभी के अभी उसको जाकर पे कर दो, मैंडेटरी है फ्रेंड्स, आज पे कर देना पड़ेगा। सर ना पे किया तो आओ बाद में बताता हूं, कल से, आज कलेक्शन किया आज जाके नहीं पे करता हूं, कल सुबह से उसका इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। मतलब सुबह से मतलब कल नेक्स्ट डे से उसका इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो जाएगा, कल नेक्स्ट डे से मुझे उसका इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, विच इज 18% पर एनम। कुछ ज्यादा रेट यहाँ पे नहीं है, मतलब जो नॉर्मल रेट है वही है, नॉर्मल रेट ही ज्यादा है फ्रेंड्स, तो ये ऑब्वियसली ज्यादा ही होने वाला है, विच इज फ्रेंड्स 18%। मुझे सिंपल वर्ड्स में क्या करना है, सबसेक्शन 1 क्या कहता है, कब पे करो, अभी के अभी आज के आज, अभी के अभी जाके गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्रेंड्स, क्लियर। अब जरा चेक करते हैं सबसेक्शन 1। फ्रेंड्स मोरलेस आप यहाँ पे चेक करेंगे तो मैंने डायरेक्ट ही रखा है, बिकॉज है ही डायरेक्ट इतना सिंपल इस पर्टिकुलर प्रोविजंस में, तो ये डायरेक्ट के थ्रू ही हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्लियर। आओ जरा चेक करें। एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड फ्रॉम एनी अनदर पर्सन, एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड फ्रॉम एनी अनदर पर्सन, व्हाट, कितना गजब वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड्स। एनी अमाउंट एज रिप्रेजेंटिंग द टैक्स अंडर दिस एक्ट, व्हाट यू हैव कलेक्टेड इज नॉट टैक्स, What you have collected is not the amount which is levied by authority of law. It is amount जो टैक्स जैसा दिखता है, जो टैक्स जैसा लगता है, it is amount representing the tax. बोलो क्लियर, चकाचक। तो if any person has collected any amount which is representing tax from any other person, तो क्या होगा,
एंड हैज नॉट पेड दिस सेड अमाउंट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को उसका पेमेंट नहीं किया है तो क्या करने का, शैल फोर्थविथ, अभी के अभी, इमीडिएटली, आज के आज, इस मोमेंट के ऊपर पे दिस सेड अमाउंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अभी के अभी इसको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स आने वाली है, इरिस्पेक्टिव, फर्क ही नहीं पड़ता whether the supplies in respect of which such amount was collected are taxable or not, मतलब आपका नेचर ऑफ सप्लाई टैक्सेबल है कि नहीं है उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। सर फर्क तो पड़ता ही है ना, अमाउंट टैक्सेबल होगी तो अमाउंट एज टैक्स कैसे होगा, अमाउंट देखो आपका नेचर ऑफ सप्लाई एग्जम्प्ट होगा तो जो भी कलेक्शन करेंगे वो अमाउंट एज टैक्स होगा, बरोबर है, बट जो आपने टैक्सेबल सप्लाई ही किया है तो हाउ कैन दैट बी अमाउंट एज टैक्स, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि देखो ये आपका सप्लाई जो है वो टैक्सेबल है, बट 100 रुपीज में 18 रुपीज का जीएसटी था, आप 28 कलेक्ट कर रहे हो तो ये सप्लाई तो टैक्सेबल ही है, बट आपने एक्सेसिव जीएसटी मतलब आपने एक्सेसिव अमाउंट कलेक्ट कर दी है तो वो सप्लाई टैक्सेबल है तो भी अमाउंट एज जीएसटी पॉसिबल होगा फ्रेंड्स। क्लियर, सिंपल वर्ड्स में आपने जो भी अमाउंट कलेक्ट की है इट इज अमाउंट एज टैक्स, आज के आज, अभी के अभी, चाहे गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट उसके ऊपर फ्रेंड्स आने वाली है। बोलो क्लियर, चकाचक, एकदम रेडी। चलो सब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ने क्या बोला, जो आपने गवर्नमेंट को पैसा नहीं पे किया जाओ अभी के अभी जाके पे कर लो, फटाफट लेट हो रहा है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सपोज आपने नहीं पे किया, एग्जांपल के तौर पे सबसेक्शन 1 के हिसाब से आपको पे तो करना था फ्रेंड्स, बट सपोज आपने पे नहीं किया तो क्या, तो गवर्नमेंट आपको इसकी शो कॉज नोटिस भेज सकती है, गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजेगी कि हमको पता चला है कि आपने अमाउंट एज टैक्स कलेक्ट किया है, ये अमाउंट आपको क्यों गवर्नमेंट को नहीं भरनी चाहिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, चलो रीजन तो एक्सप्लेन करो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ शो कॉज नोटिस, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, शो कॉज रीजन एक्सप्लेन करो, नोटिस में लिखा होगा रीजन एक्सप्लेन करो कि हम आपके ऊपर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ क्यों इंपोज ना करें, उसका एक्सप्लेनेशन दो, उसका रीजन मेंशन करो। बोलो क्लियर, तो सबसेक्शन 1 सामने से जाके पे कर दो, सबसेक्शन 2 नहीं पे किया तो डिपार्टमेंट क्या भेजने वाला है, लॉग मतलब गवर्नमेंट को क्या भेजने वाली है फ्रेंड्स, शो कॉज नोटिस। अब जरा चेक करो, द प्रॉपर ऑफिसर मे सर्व ऑन द पर्सन लायबल टू पे सच अमाउंट। ओके, तो जो आपके मतलब आपके केस में जो आपने खुद से गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया है इस पर्टिकुलर अमाउंट का, तो प्रॉपर ऑफिसर आपको ये नोटिस भेजने वाला है, आप प्रॉपर ऑफिसर आपको ये नोटिस भेज सकता है। टिपो मे सर्व ऑन पर्सन लायबल टू पे सच अमाउंट अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज, नोटिस भेजनी पड़ेगी रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज, आस्किंग एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई सेड अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस शुड नॉट बी पेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट, क्यों ये पैसा गवर्नमेंट को ना पे करो, ऐसी नोटिस आपको फ्रेंड्स आने वाली है। एंड वाई पेनल्टी इक्विवेलेंट टू अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, नोटिस में लिखी होगी आपकी पेनल्टी should not be imposed on him under the provisions of this section, ये जो पेनल्टी है वो कंप्यूट करने वाले हैं और ये जो पेनल्टी वो स्पेसिफाई करने वाले हैं वो इस पर सेक्शन 122 होने वाली है फ्रेंड्स। क्लियर, याद करो सेक्शन 122 कब आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है, जब ये अमाउंट आपने विद इन 3 मंथ्स नहीं पे की होगी। याद आ रहा है मेरे फ्रेंड्स, 122 सबसेक्शन 1 में क्या बोला था कि अमाउंट एज टैक्स नॉट पेड बियॉन्ड 3 मंथ्स, याद आ रहा है, तो 3 मंथ्स तक आपको नोटिस आ जाती है तो आपको इस सिनेरियो में कोई पेनल्टी लगने वाली नहीं है, बट 3 मंथ्स के बियॉन्ड आप लेट होता है, मतलब 3 मंथ्स के बियॉन्ड आपका पीरियड चला जाता है तो डेफिनेटली आपको पेमेंट ऑफ पेनल्टी भी करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। क्लियर, सिंपल वर्ड्स में सबसेक्शन 2 जो आपने खुद से नहीं पे किया, जो आपने खुद से नहीं पे किया, डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस भेजेगा कि हम आपके ऊपर इस पैसे को मतलब ये अमाउंट को इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ क्यों इंपोज ना करें फ्रेंड्स। सर आप ऐसा बोलोगे सर खाली पेनल्टी लिखी है, इंटरेस्ट के बारे में क्यों आप कैसा बोल सकते हो, चिंता ना करो, मुझे आगे का कंटेंट पता है फ्रेंड्स, तो इंटरेस्ट लगने वाला है, आप चिंता ना करो फ्रेंड्स, जो बोल रहा हूं बरोबर ही बोल रहा हूं फ्रेंड्स। क्लियर, चलो सबसेक्शन 1 चिंता ना करो, सबसेक्शन 1 सामने से जाके पे कर दो गवर्नमेंट को, कब पे करो, फोर्थविथ, अभी के अभी इमीडिएटली गवर्नमेंट को आपको जाके पेमेंट करना पड़ेगा, जो आप नहीं भेजते हो तो आपको क्या आ सकती है फ्रेंड्स, शो कॉज नोटिस। एक गजब क्वेश्चन, गजब मतलब गजब क्वेश्चन, बताता हूं फ्रेंड्स। 73 की नोटिस, 73 में जो भी नोटिस आएगी सबसेक्शन 2 की टाइम लिमिट के हिसाब से आने वाली है, कब तक आ सकती है। 74 सबसेक्शन 2 की नोटिस कब तक आ सकती है, टाइम लिमिट है फ्रेंड्स, दोनों की टाइम लिमिट है। 73 सबसेक्शन 2 मतलब 73 की नोटिस की बात करें, जनरलाइज वर्ड्स में बोलना हो तो 73 2 की नोटिस कब तक आ सकती है, एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू इश्यू ऑफ ऑर्डर, बरोबर ना, एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू इश्यू ऑफ ऑर्डर। फ्रेंड्स 74 की नोटिस कब तक आ सकती है, एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू इश्यू ऑफ ऑर्डर। सिंपल वर्ड्स में नोटिस के टाइम लिमिट्स है एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू इश्यू ऑफ ऑर्डर, एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू इश्यू ऑफ ऑर्डर।
बाकी कोई भी जगह पे आप जनरली ऑर्डर्स की टाइम लिमिट देखोगे, नोटिस की टाइम लिमिट देखोगे, तो फ्रेंड्स कोई ना कोई स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होगी। हाँ, जब हाई कोर्ट की बात आएगी, सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी ऑर्डर पास करने की, बाद में आप जिस स्टेट की बात करो तो क्या लिखा है 1 ईयर इफ पॉसिबल, मतलब अनलिमिटेड टाइम उनके पास अवेलेबल है। बट जनरली जब हमारी बात आएगी ना फ्रेंड्स, हमारी, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली कोई ना कोई शो कॉज नोटिस की टाइम लिमिट, मतलब डिपार्टमेंट के साइड से आप देखो तो शो कॉज नोटिस की टाइम लिमिट लगभग होगी। प्रॉपर ऑफिसर के लेवल के ऊपर देखोगे ना फ्रेंड्स, तो डेफिनेट टाइम लिमिट तो होगी। जिस स्टेट के केस में ऑर्डर की टाइम लिमिट नहीं है बट 1 ईयर इफ पॉसिबल है, मतलब है नहीं है जैसा ही हुआ। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई टाइम लिमिट ऐसा नहीं है, बट आप प्रॉपर ऑफिसर के एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लेवल के ऊपर देखो ना, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली टाइम लिमिट ऑर्डर की भी होगी एंड नोटिस की भी होगी। अभी जो बताने जा रहा हूं ना फ्रेंड्स, गजब है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, गजब है। पूरे यूनिवर्स में ऐसा नहीं हो सकता जो आज आपके साथ होने जा रहा है फ्रेंड्स। कोरोना के अलावा क्या हो सकता है बताता हूं। देखो क्या लग रहा है, कब तक आ सकती है फ्रेंड्स आपको ये नोटिस? आपने अमाउंट टेस्ट टैक्स गवर्नमेंट से, आपने अमाउंट टेस्ट टैक्स रेसिपेंट से कलेक्ट कर दिया, कब तक आ सकती है नोटिस? गेस करो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सर आगे बढ़ो फटाफट, 10 साल, 20 साल, आगे बढ़ो फटाफट, 100 साल, 200 साल, आगे बढ़ो फटाफट, 1000 साल, 2000 साल, आगे बढ़ो फटाफट, 10,000 साल, 20,000 साल, कब तक आ सकती है ये नोटिस? फ्रेंड्स कोई टाइम लिमिट नहीं। सर क्या बोल रहे हो, बान है, एकदम बान है, कोई टाइम लिमिट नहीं, एब्सोल्युटली कोई टाइम लिमिट नहीं। ये नोटिस फ्रेंड्स आपको कभी भी आ सकती है, मतलब कभी भी आ सकती है, मतलब कभी भी आ सकती है। 1 करोड़ अबज साल के बाद आप पकड़े जाते हो, प्रोवाइडेड आप हो। पता चला 1 अबज करोड़ साल के बाद आप पकड़े गए कि आपने 1 अबज करोड़ साल के पहले अमाउंट टैक्स कलेक्ट किया था, डिपार्टमेंट आपको क्या भेज सकता है, उसकी शो कॉज नोटिस। सिंपल वर्ड्स में ये नोटिस की कोई टाइम लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। इकलौती ऐसी नोटिस फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में भी लगभग कोई जगह पे, जब तक मुझे ध्यान है तब तक लगभग कोई जगह पे डेफिनेटली नहीं है, चिंता ना करो फ्रेंड्स। जीएसटी में भी इस सेक्शन के अलावा 76 के अलावा और कोई भी जगह पे नोटिस की टाइम लिमिट ही ना हो, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ऑर्डर की टाइम लिमिट नहीं ऐसा है, बट नोटिस की टाइम लिमिट तो डेफिनेटली होगी ही होगी। इकलौती ऐसी नोटिस, नो टाइम लिमिट, कभी भी ये नोटिस आपको फ्रेंड्स आ सकती है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग नोटिस, देयर इज फ्रेंड्स नो टाइम लिमिट। बिकॉज फ्रेंड्स है ना, ये पैसा आप ऐसा कलेक्ट करके बैठे हो जो टैक्स है ही नहीं, आप उसको ऑथोराइजली कलेक्ट ही नहीं कर सकते, तो ये पैसा कभी भी गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर सकती है। चलो शुरू करें। सब सेक्शन 1 बोलो, सामने से जाके गवर्नमेंट को जब पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी तो कब पे करना है? अभी कभी इमीडिएटली आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। जो आप खुद से सामने जाकर नहीं पे करते हो, डिपार्टमेंट को आपने सामने जाकर नहीं पे किया, तो डिपार्टमेंट आपको क्या इशू कर सकता है फ्रेंड्स? शो कॉज नोटिस के क्यों आपसे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ क्यों वो रिकवर ना करे फ्रेंड्स। पेनल्टी कितनी जो नोटिस में स्पेसिफाई की होगी वो जो मैंने आपको बता दिया, इट इज एज पर सेक्शन 122 पेनल्टी आपको ये लगने वाली है फ्रेंड्स। क्लियर, रेडी? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। सब सेक्शन 3, नोटिस आपको कभी भी आ सकती है। कनेक्टेड है फ्रेंड्स, 2 and 3 बोथ आर कनेक्टेड। फ्रेंड्स अभी समझो, सब सेक्शन 2 में आपको नोटिस आई, नोटिस आने के बाद फ्रेंड्स डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट तो करना पड़ेगा ना। नोटिस में लिखा होगा हम आपसे 5 लाख रुपए का अमाउंट टैक्स क्यों कलेक्ट ना करें। आप बाद में रिप्रेजेंटेशन करोगे, बाद में पता चलेगा ये 5 लाख तो है ही नहीं, ये तो खाली 500 रुपए थे, ये तो खाली 1 लाख रुपए थे, ये तो खाली 2 लाख रुपए थे। तो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान से, बरोबर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ये अमाउंट बाद में वेरी होगी, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अमाउंट बाद में ये चेंज होने वाली है। तो इन दिस सिनेरियो आपका जो भी फाइनली डिटर्मिनेशन होगा ना फ्रेंड्स, वो सब सेक्शन 3 में होगा। आपका जो पेमेंट होगा ना वो सब सेक्शन 3 के हिसाब से होगा। सब सेक्शन 2 में तो नोटिस आई, सब सेक्शन 2 में तो खाली डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजने के लिए प्रोविजन इंक्लूड करता है, बट उसका पेमेंट कहां पे करने का? एज पर सबसेक्शन 3। उसका रिप्रेजेंटेशन कहां पे करने का? एज पर सबसेक्शन 3। उसका फाइनल अमाउंट डिटरमाइन कहां पे होगा? एज पर सबसेक्शन 3। क्लियर? चकाचक। आओ जरा चेक करो। दीपो शेल आफ्टर कंसिडरिंग रिप्रेजेंटेशन, आप वहां पे जाके रिप्रेजेंट करोगे, उसको वो कंसिडर करेगा। इफ एनी मेड बाय पर्सन ऑन हुम नोटिस इज सर्व्ड अंडर 76 सबसेक्शन 2, मतलब आपका वहां पे क्या कर, मतलब आप वहां पे जाकर क्या कर सकते हो? अपने सेल्फ को रिप्रेजेंट। ओके, डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम सच पर्सन का मतलब एक तो आप रिप्रेजेंटेशन करोगे, बाद में उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर आपका अमाउंट डिटरमाइन होगा एंड देयर अपॉन सच पर्सन शैल पे The amount so determined। मतलब 3 चीज इस पर्टिकुलर सबसेक्शन में होती है, विच इज सबसेक्शन 3। मैंने ऐसे रखा है सबसेक्शन 3 में 3 एक्टिविटी। बोलो फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैक्सेबल पर्सन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पर्सन। नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन के बाद अमाउंट वहां पे डिटरमाइन होगी एंड वो डिटरमाइंड अमाउंट आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है।
बोलो क्लियर, चकाचक, याद करो 11 तक पहुंचना है फ्रेंड्स, बड़ी बात नहीं है, सिंपल सेक्शन है। आप ओवरऑल देखने के लिए जाओ तो कुछ खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलो सब सेक्शन 1 अभी कभी इमीडिएटली जाके गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सब सेक्शन 2 जो आपने नहीं पे किया तो डिपार्टमेंट आपको क्या इशू करके देगा, शो कॉज नोटिस। कब तक आ सकती है शो कॉज नोटिस, कभी भी ये शो कॉज नोटिस आ सकती है। सब सेक्शन 3 जो आपका शो कॉज नोटिस आया है तो उसका अमाउंट का डिटर्मिनेशन सब सेक्शन 3 में होगा, उसके पहले आपका रिप्रेजेंटेशन होगा एंड वहां पे आपको अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। क्लियर, चकाचक। तो फ्रेंड्स अभी देखो आपने दो जगह पे पेमेंट किया हो सकता है, सब सेक्शन 1 में आपने पे किया हो सकता है और सब सेक्शन 3 में आपने पे किया हो सकता है। दो जगह पे आपका पेमेंट पॉसिबल है। खुद से पे किया होगा, सब सेक्शन 1 के हिसाब से होगा, डिपार्टमेंट के नोटिस के रिप्लाई में पे किया होगा, सब सेक्शन 3 के हिसाब से पेमेंट हुआ होगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, एकदम चकाचक। खुद से पे करो, सब सेक्शन 1 के हिसाब से, नोटिस के रिप्लाई में पे किया सब सेक्शन 3 के हिसाब से। दोनों के दोनों केस में, मैंने बीच में भी आपको बताया जब सब सेक्शन 2 आपको एक्सप्लेन किया, दोनों के दोनों केस में आपको डेफिनेटली ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। दोनों के दोनों केस में खुद से पे किया तो भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, नोटिस के कॉन्सिक्वेंस में आपने पे किया तो भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट होने वाली है। फ्रेंड्स अब जरा चेक कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेएबल, द पर्सन शेल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट thereon at the rate specified under section 50 which is none other than 18% per annum। सिंपल है फ्रेंड्स, 18% per annum from date such amount was collected by him, जो दिन उसका कलेक्शन हुआ, ध्यान से जो दिन उसका कलेक्शन हुआ। आगे शायद मेरे डिस्कशन में मैंने ऐसा बोला कि नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट शुरू होगा, मेरी मिस्टेक है। जो दिन आपने कलेक्शन किया उस दिन से आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, माय मिस्टेक। आगे शायद मैंने ऐसा बोला, जब तक मुझे ध्यान आ रहा है कि लेटर से जो दिन कलेक्शन हुआ उसके नेक्स्ट डे से आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, तो मेरी गलती होगी। अभी जहां जो दिन मैंने कलेक्शन किया उस दिन से, जो दिन मेरा कलेक्शन हुआ उस दिन से आपका इंटरेस्ट शुरू होने वाला है। टू द डेट सच अमाउंट इज पेड बाय हिम टू हुम फ्रेंड्स, गवर्नमेंट। मतलब सिंपल वर्ड, जो दिन आपने उसका एक्चुअल पेमेंट किया वो दिन आपका लास्ट डे होगा, जिस दिन तक आपको इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो फ्रेंड्स दो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक रेट इंपॉर्टेंट, एक पीरियड इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स रेट कितना होगा, इट इज फ्रेंड्स 18% पर एनम, मतलब नंबर ऑफ डेज वाइज आपको कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। एंड फ्रेंड्स जो आपका पीरियड होगा वो होने वाला है फ्रेंड्स डेट ऑफ कलेक्शन, जिस दिन आपने कलेक्शन किया वो दिन, टू डेट ऑफ पेमेंट, जो दिन आपने गवर्नमेंट को पे किया उस दिन तक फ्रेंड्स आपका इंटरेस्ट आपका पे करना पड़े, आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है, आपको पे करना होगा फ्रेंड्स। क्लियर, 4 सबसेक्शन हो गई फ्रेंड्स। चलो शुरू हो जाओ। सबसेक्शन 1, जब आपने अमाउंट टैक्स कलेक्ट कर दिया है अभी के अभी इमीडिएटली जाके गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। फ्रेंड्स सब सेक्शन 2 जो आपने सामने से नहीं पे किया, डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस भेजेगा, उस शो कॉज नोटिस के रिप्लाई में आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। सब सेक्शन 3 जो आपको सब सेक्शन 2 में नोटिस आती है, सब सेक्शन 3 में 3 चीज करने की, आप जाके उसको रिप्रेजेंट करो, मतलब आपका जो केस है उसको उसमें जाके आप रिप्रेजेंटेशन करो, बाद में आपका अमाउंट फाइनली डिटरमाइन होगा एंड फाइनली वो अमाउंट आपको पे करने की रिक्वायरमेंट इस पर सब सेक्शन 3 आने वाली है। सब सेक्शन 4 जो 1 हो के 3 हो, दोनों केस आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट का पीरियड कहां से शुरू होगा, डेट ऑन विच इट इज कलेक्टेड, जो दिन आपने वो अमाउंट टैक्स कलेक्ट किया है उस दिन से लेकर आपका एक्चुअल पेमेंट तक फ्रेंड्स आपको इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। बोलो क्लियर, रेडी, चकाचक। चलो सब सेक्शन 5, एक चीज तो ऑलवेज हर एक जगह पे आई जाएगी, बोलो क्या, अपॉर्चुनिटी। डिपार्टमेंट ऑलवेज आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना, है बहुत अच्छी बात है, आपकी तकलीफ है उसमें हम कुछ खास कर सकते नहीं है। चेक करो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग शैल बी ग्रांटेड वेयर रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड इन राइटिंग फ्रॉम पर्सन टू हुम नोटिस वाज इश्यूड टू शो कॉज। मतलब हर एक बार आपको अपॉर्चुनिटी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा, बट यहाँ पे क्या है पता है, जब आपने रिक्वेस्ट की है इन राइटिंग कि जरा मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, तो फ्रेंड्स यहां पे आपको रिक्वेस्ट करनी होगी इन राइटिंग, तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है हमारा गवर्नमेंट, हमारी डिपार्टमेंट फ्रेंड्स। क्लियर, नेक्स्ट होगा पासिंग ऑफ ऑर्डर। देखो फ्रेंड्स ये सबसेक्शन एप्लीकेबल कब होगी, जब जनरली आपको शोकॉज नोटिस इशू की गई होगी, शोकॉज नोटिस इशू हुई होगी तो यहाँ पे ऑर्डर पास होने वाला है। तो फ्रेंड्स जब आपको शोकॉज नोटिस इशू की जाती है तो शोकॉज नोटिस के बाद विद इन व्हाट टाइम ऑर्डर पास करना पड़ेगा, मतलब आप जाके रिप्रेजेंटेशन करो, अमाउंट का डिटर्मिनेशन होगा, बाद में आप उसको पे करो, पे तो बाद में हो सकता है, चिंता नहीं है, बट फ्रेंड्स अमाउंट का डिटर्मिनेशन कब तक हो जाना चाहिए, उसका ऑर्डर कब तक पास हो जाना चाहिए, लॉ कहता है पासिंग ऑफ ऑर्डर। बोलो शोकॉज नोटिस की टाइम लिमिट क्या थी, नो टाइम लिमिट, कभी भी आपको शोकॉज नोटिस आ सकती है। तो फ्रेंड्स उसका ऑर्डर मुझे कब तक पास करना होगा, लो कहता है प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू ऑर्डर विद इन व्हाट टाइम, विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। जो दिन आपको नोटिस इश्यू होती है उसके 1 साल में आपको ऑर्डर पास करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो नोटिस एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर के बीच में फ्रेंड्स कितना फासला पता है, इट इज 1 ईयर। नोटिस के 1 साल में आपका ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। चकाचक, एकदम रेडी।
6 सबसेक्शन उन्होंने खत्म कर दी है, 11 मतलब 50% तक तो हम पहुंच चुके हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसेक्शन 1 खुद से बोलो। सबसेक्शन 1 अमाउंट एज टैक्स आपने कलेक्ट कर दिया है, अभी के अभी फोर्थविथ जाके गवर्नमेंट को पे करो। सबसेक्शन 2 जो आपने सामने से नहीं पे किया, डिपार्टमेंट आपको इश्यू क्या कर सकता है, प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या इश्यू कर सकता है, शो कॉज नोटिस। सबसेक्शन 3 कनेक्टेड है फ्रेंड्स, जो आपको नोटिस आती है तो सबसेक्शन 3 में 3 चीज करो, चाहे रिप्रेजेंटेशन करो, अमाउंट आपका डिटर्मिनेशन होगा एंड नंबर नेक्स्ट आपका वहां पे सबसेक्शन 3 में आपको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। सबसेक्शन 4 इंटरेस्ट, दोनों केस में आपको मैंडेटरी पे करना पड़ेगा। सबसेक्शन 1 हो या सबसेक्शन 3 हो, आपका इंटरेस्ट कहां से शुरू होगा, जो दिन से आपने ये अमाउंट एज टैक्स कलेक्ट किया उस दिन से लेके आपका एक्चुअल पेमेंट तक आपको इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। सबसेक्शन 5 अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। सबसेक्शन 6 3 में जो आपको नोटिस आई है तो उसका यहाँ पे ऑर्डर पास होने वाला है विद इन व्हाट टाइम फ्रेंड्स, 1 ईयर में आपका ऑर्डर पास हो जाना चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखो क्या हुआ, स्टे पीरियड एक्सक्लूडेड। आपने फ्रेंड्स क्या किया, ये पर्टिकुलर आपके ऊपर 76 का प्रोसीडिंग शुरू हुआ तो उसके स्टे के लिए आप जिस स्टेट में गए उसके स्टे के लिए आप एग्जांपल के तौर पे हाई कोर्ट में गए, उसके स्टे के लिए एग्जांपल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में गए एंड ये पूरे प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे आता है। एग्जांपल के तौर पे ये पूरे प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे आता है। आगे भी डिस्कशन हो चुका है एंड स्टे विड्रॉ होता है। आपका जो भी प्रोसीडिंग्स था उसके ऊपर आपने क्वेश्चन रेज किया था, तो मतलब सपोज एग्जाम्पल के तौर पर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट ने आपके प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे लाया। हाई कोर्ट बाद में चेक करेगा ये प्रोसीडिंग्स वैलिड है कि नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर ने जो भी प्रोसीडिंग इनिशिएट की है फ्रेंड्स वो वैलिड है कि नहीं है। सपोज उसको लगा कि ना ये तो इनवैलिड है, ना चले, बोगस है, तो वो पूरा प्रोसीडिंग्स क्वॉश कर देगा, पूरा प्रोसीडिंग्स कैंसिल कर देगा, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसेक्शन एप्लीकेबल होने वाली नहीं है। बट आपका 76 का प्रोसीडिंग शुरू हुआ, बाद में आपको लगा ये डाउटफुल, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप हाईकोर्ट में लेटर से एप्लीकेशन करते हो कि स्टे लाओ, हाईकोर्ट उसके ऊपर पहले स्टे लाता है। स्टे लाने के बाद बरोबर समझना, स्टे लाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, आप समझो कि हाईकोर्ट को पता चलता है ना तुम्हारी एप्लीकेशन बोगस है, प्रोसीडिंग्स तो बरोबर ही है, स्टे विड्रॉ करता है। हाईकोर्ट एप्लीकेशन आपने जो भी की थी स्टे की वो पहले स्टे ला दिया था, बट बाद में स्टे विड्रॉ होता है बिकॉज पता चला आपकी एप्लीकेशन में कोई दम नहीं है, प्रोसीडिंग्स एकदम बरोबर है, प्रॉपर ऑफिसर जो भी कर रहा है वो एकदम बरोबर है। तो स्टे विड्रॉ हुआ तब तक 1 साल तो बेचारा खत्म हो चुका था, पता चला नोटिस आई, उसके प्रोसीडिंग्स में आपने एप्लीकेशन की थी फॉर द पर्पस ऑफ स्टे, तब तो ये बेचारा हमारा 1 साल खत्म हो चुका, तो लोचा पड़ा ना। उन्होंने क्या बोला पता है, स्टे पीरियड एक्सक्लूडेड। याद आया, सेक्शन 75 में बहुत बार डिस्कस किया था एंड बीच में भी अपेक्स डिवीजन में बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। बोलो स्टे पीरियड एक्सक्लूडेड, 1 साल का जो भी हमारे पास टाइम लिमिट है उसमें कोई भी स्टे आएगा उसको हम क्या करने वाले हैं, एक्सक्लूड। चेक करो, वेयर इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर इज स्टेड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और एपेलेट ट्रिब्यूनल। जिस स्टेट भी स्टे ला सकता है, हाई कोर्ट भी स्टे ला सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी स्टे ला सकता है एंड जो स्टे विड्रॉ होता है तो उतना टाइम आपके 1 साल में ऐड कर दिया जाएगा, उतना टाइम हमारे ओवरऑल 1 ईयर के कंप्यूटेशन के लिए ऐड कर दिया जाएगा। द पीरियड ऑफ सच स्टे शैल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ व्हाट, 1 ईयर। तो 1 साल का जो भी हमारा टाइम लिमिट है उसके लिए हम क्या करने वाले, इस पीरियड को एक्सक्लूडेड। चकाचक एकदम रेडी। चलो 7 सबसेक्शंस एक साथ, हम साथ लगातार। चलो 1 2 3 स्टार्ट। सबसेक्शन 1 फ्रेंड्स, आपने अमाउंट एज टैक्स कलेक्ट किया है, अभी क्या अभी फोर्थविथ उसको जाकर गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। जो आपने सामने से नहीं पे किया, डिपार्टमेंट आपको क्या इशू करेगा, शो कॉज नोटिस। उस शो कॉज नोटिस के रिप्लाई में आपको सबसेक्शन 3 में रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन के बाद आपका वहां पे अमाउंट डिटरमाइन होगा एंड वहां पे आपको सबसेक्शन 3 में पैसे पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। ये नोटिस आपको कभी भी आ सकती है, इसकी कोई टाइम लिमिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 1 हो कि सबसेक्शन 3 हो, आपको ऑलवेज इंटरेस्ट पेबल होगा, इंटरेस्ट आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है इंटरेस्ट के बारे में, उसका रेट कितना होगा, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, उसका पीरियड कौन सा होगा। रेट होगा फ्रेंड्स 18% पर एनम, उसका पीरियड कौन सा होगा, जो दिन आपने उसको कलेक्ट किया, वहां से लेके एक्चुअल डिपॉजिट तक, ये फ्रेंड्स आपको ये इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। सबसेक्शन 5 होगा, आप जब राइटिंग में एप्लीकेशन करेंगे तब आपको क्या मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी। बाद में जो आपका सबसेक्शन 3 के हिसाब से प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ है तो आपका ये डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करने वाला है विद इन व्हाट टाइम, 1 ईयर। एंड वो 1 ईयर में जो भी कोई स्टे पीरियड होगा उसको हम क्या करने वाले हैं, एक्सक्लूडेड। बोलो क्लियर। सबसेक्शन 8 बहुत फेमस सबसेक्शन है, विच इज स्पीकिंग ऑर्डर, एवरी ऑर्डर। अरे मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, ये तो बेचारा प्रॉपर ऑफिसर है, सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, हर एक अथॉरिटी, प्रॉपर ऑफिसर देखो, रिवीजन अथॉरिटी देखो, मतलब अपेलेट अथॉरिटी देखो, बाद में जिस्टेट देखो, हाई कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट देखो, कोई भी अथॉरिटी क्यों ना हो, वो कंपल्सरी जो भी ऑर्डर फ्रेंड्स पास करने वाली है, इट मस्ट बी व्हाट, स्पीकिंग ऑर्डर होना ही चाहिए। रीजन उसमें मेंशन कि क्यों ये
ऑर्डर पास किया गया है, मतलब कौन से बेसिस के ऊपर इस ऑर्डर को पास किया गया है, उसका बेस क्या, उसका रीजन क्या, उसका एक्सप्लेनेशन उसका ऑर्डर में होना चाहिए, ऑन ऑर्डर राइटिंग में भी होना चाहिए। फ्रेंड्स अब चेक करो, द प्रॉपर ऑफिसर इन हिज ऑर्डर शैल सेट आउट द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड मेरे फेवरेट वर्ड्स है बेसिस ऑफ हिज डिसीजन। कौन से बेसिस से वो डिसीजन के ऊपर अराइव करता है वो आपको कंपल्सरी मेंशन करना होगा, उसके बिना फ्रेंड्स आपका ऑर्डर वो पास कर सकते नहीं है। बिल्कुल क्लियर। वी आर डन विद 8 सबसेक्शंस। अभी कुछ आगे जो शुरू होने वाला है वो कुछ रियल इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल के थ्रू उसको पहले समझेंगे, बाद में इसके प्रोविजंस के ऊपर हम फोकस करेंगे फ्रेंड्स। 2-3 सबसेक्शंस जो भी होगी फ्रेंड्स इसको हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। जरा चेक करते हैं फ्रेंड्स। आपने कुछ टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई किया विच वॉज ऑफ ₹5 लाख। आपने फ्रेंड्स एग्जम्प्टेड गुड्स का सप्लाई किया विच वॉज ऑफ ₹7 lakhs। GST चार्ज ऑन बोथ दी सप्लाईज विच इज फ्रेंड्स @ 12%। इफेक्टिवली चेक करो फ्रेंड्स, तो हमारा 12 lakhs का टोटल सप्लाई है, एग्जम्प्टेड प्लस टैक्सेबल, तो उसको 12% करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1,44,000। 1,44,000 फ्रेंड्स आपने GST कस्टमर से चार्ज कर दिया फ्रेंड्स, एंड ये अमाउंट आपने 1,44,000 कस्टमर को जो भी आपने चार्ज किया था वो गवर्नमेंट को आपने डिपॉजिट भी कर दिया है विच इज़ 1,44,000। मतलब सबसेक्शन 1 के हिसाब से आपने डिपॉजिट किया होगा कि सबसेक्शन 3 के हिसाब से डिपॉजिट किया होगा। जो आपका डिपॉजिट सेक्शन मतलब एज पर सबसेक्शन 1 के सबसेक्शन 3 डिपॉजिट हो चुका है विच इज़ 1,44,000। तो उसके बाद क्या प्रोसेस है, उसके बाद एग्जैक्टली क्या होगा, आओ उसका डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। अभी देखो फ्रेंड्स, आपका टैक्स पेबल कितना आएगा, बोलो बोलो, आपका टैक्स पेबल कितना आएगा फ्रेंड्स। टैक्स पेबल तो लिमिटेड ही है ना, इट इज़ नॉट 12 lakhs का लेट अस से 12%, इट इज़ ऑब्वियसली व्हाट 50,000 का 12%। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। आपका फ्रेंड्स टैक्स पेबल तो कितना आएगा, जो टैक्सेबल सप्लाई किया है उसका 12% आपका टैक्स पेबल आएगा, मीनिंग देयर बाय आपका टैक्स पेबल तो कितना है फ्रेंड्स, इट इज ऑब्वियसली 5 lakhs का 12%। चलो फ्रेंड्स, अभी 5 lakhs का 12% कितना होगा आप चेक करो एकदम ध्यान से फ्रेंड्स। 5 लाख का 12% आप करने के लिए जाओगे, इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स 60,000। ऐसा तो कैलसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स 60,000, बट तो भी आपने अमाउंट एज पर 76 सबसेक्शन 1 जो सामने जाके पे किया, 76 सबसेक्शन 3 जो सामने से जाके पे किया, वो कितना था, इट वॉज 1,44,000। टोटल अमाउंट आपने जो भी पे की इट वॉज फ्रेंड्स ₹1,44,000। हाँ, भले उसमें टैक्सेबल सप्लाई आ गया, भले उसमें एग्जाम सप्लाई आ गया, दोनों का अल्टीमेटली पेमेंट तो कितना हुआ, इट इज 1,44,000। क्लियर। तो फ्रेंड्स सरप्लस कितना बचा, बरोबर समझना, 60,000 माइनस 1,44,000, इट इज फ्रेंड्स 84,000, जो तो टैक्स है ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट, जो तो टैक्स है ही नहीं। 84,000 जो आपने गवर्नमेंट को पे किया, इट इज नॉट टैक्स। गेटिंग माय पॉइंट, आप समझो 1,44,000 जो भी आपने पे किया उसमें से एक्चुअली उसके दो पार्ट्स हैं, कुछ उसमें से टैक्स है, कुछ उसमें से क्या है, अमाउंट एज टैक्स। तो फ्रेंड्स उसमें से टैक्स कितना है वो तो हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर दिया, इट इज फ्रेंड्स 60,000। तो व्हाट अमाउंट इज फ्रेंड्स, अमाउंट एज टैक्स, इट इज फ्रेंड्स 84,000 इज अमाउंट एज टैक्स। तो इसका अभी क्या होगा उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। आपने गवर्नमेंट को दे दिया, पर फ्रेंड्स गवर्नमेंट भी अपने पास नहीं रख सकती है। आप समझो ये पैसा 60,000 का है ना फ्रेंड्स, वो तो गवर्नमेंट अपने पास रख सकती है बिकॉज इट इज बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। गवर्नमेंट की ऑथोरिटी है उस चीज को कलेक्ट करना बाय वे ऑफ लॉ, बट ये अमाउंट भी गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकती। गेटिंग माय पॉइंट, ये 84,000 गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकती फ्रेंड्स, क्यों, इट इज नॉट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। तो उसे गवर्नमेंट कलेक्ट क्यों करती है, अरे मेरे पास फिर तो नहीं रह सकता ना ये पैसा, तो गवर्नमेंट उसको भी मुझसे कलेक्ट कर लेगी एज पर सेक्शन 76। बाद में क्या होगा इस पैसा का, ऑप्शन नंबर 1, ये पैसा फ्रेंड्स रिफंड दे दिया जाएगा। बरोबर समझना, ये पैसा रिफंड दे दिया जाएगा। सर किसको रिफंड मिलेगा, लॉ कहता है जिसने उसका इंसिडेंस बेयर किया था। चकाचक पॉइंट है, बरोबर समझना। 84,000 आप इतना समझे फ्रेंड्स, गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकती। 60,000 टैक्स पेबल डेफिनेटली 1 अरब करोड़ टका रख सकती है, बट 84,000 गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकती बिकॉज इट इज नॉट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ फ्रेंड्स। जो ऑथोरिटी ऑफ लॉ होता वो तो 60,000 होता, 84,000 इज नॉट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, सो गवर्नमेंट ये पैसा अपने पास रख सकती नहीं है।
तो क्या करने का उस पैसा का, अमाउंट एज टैक्स जो गवर्नमेंट अभी मेरे से कलेक्ट कर रही है एज पर सेक्शन 76, उसका क्या करने का? दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, उसको रिफंड दे दिया जाएगा। रिफंड मिलेगा किसको? जिस पर्सन ने उसका इंसिडेंस बेयर किया था, टू पर्सन हु हैज बोर्न द इंसिडेंस ऑफ टैक्स फ्रेंड्स, जिसने उसका इंसिडेंस बेयर किया ना फ्रेंड्स, उसको ये पैसा दे दिया जाएगा। सर वो रिफंड मांगने के लिए आया ही नहीं तो? रिफंड मांगने के लिए आए तो उसको दो। किसको रिफंड देना है? द पर्सन हु हैज बोर्न द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जनरल इंसिडेंस कौन बेयर करेगा? रेसिपिएंट। फ्रेंड्स रेसिपिएंट गवर्नमेंट के पास जाएगा। बाप रे बाप, प्रोविजंस पता चले, रेसिपिएंट गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट मुझे रिफंड दो, गवर्नमेंट मुझे रिफंड दो। फ्रेंड्स मैं गप्पे नहीं मार रहा हूँ, रियल प्रोविजंस ऐसे है। रेसिपिएंट गवर्नमेंट के पास जाएगा कि मुझे रिफंड। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दो फ्रेंड्स, सपोज मैं डॉक्टर, आपको पता है ना हेल्थ केयर सर्विसेज, डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स, ये सब एग्जाम्प्ट है फ्रेंड्स। डिस्कस करेंगे एग्जाम्पशन चैप्टर में। तो फ्रेंड्स ये पूरे एग्जाम्प्ट है, उसमें हम जीएसटी कलेक्ट करने वाले नहीं है। अभी क्या हुआ समझो, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने 1 लाख रुपए की आपकी सर्जरी की, मैंने 18,000 रुपए का आपसे जीएसटी कलेक्ट किया, विच इज नॉट टर्म टू बी जीएसटी, विच इज अमाउंट एज जीएसटी, अमाउंट एज टैक्स, जो एज पर सेक्शन 76 सब सेक्शन 1, एज पर 76 सब सेक्शन 3, सेकंड फ्रेंड्स मैंने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। अभी आपको पता चला कि सर ये तो गलत आपने कलेक्शन किया है। आप मेरे पास आते हो, सर 18,000 रुपए वापस लाओ। मैं क्या बोलूंगा? सेक्शन 76 का एक बार वीडियो देख लो तुम, स्मिथ का वीडियो है एक बार यूट्यूब के ऊपर के नौकर के आपके ऊपर, आप एक बार फटाफट जाकर उसका जाके वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद आपको पता चला ये रेसिपिएंट जो मुझसे मांगने के लिए आया है वो एक्चुअली मैं लायबल ही नहीं हूं आपको वापस रिफंड करने के लिए। आपको गवर्नमेंट के पास जाना है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के पास जाके उसका आपको रिफंड क्लेम करना होगा। पता चला फ्रेंड्स, जब सर्विस टैक्स था ना बहुत अच्छा था। सर्विस टैक्स क्या कहता था पता है? कि जो सप्लायर तुझसे वहां पे सर्विस प्रोवाइडर बढ़ता, ओके, तो जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रेसिपिएंट से अमाउंट एज सर्विस टैक्स कलेक्ट कर देता है, रॉन्गफुल कलेक्शन हो जाता है, तो क्या होगा? 3 स्टेप थे। स्टेप, ये सर्विस टैक्स की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। सर्विस टैक्स में क्या था? स्टेप नंबर 1, मुझे ये पैसा गवर्नमेंट को जाके पे करना है। स्टेप नंबर 2, जब रेसिपिएंट मेरे पास वो रिफंड मांगने के लिए आता है तब मैं उसको रिफंड दूंगा। ये रिफंड का प्रूफ मैं गवर्नमेंट को सबमिट करूंगा, गवर्नमेंट मुझे रिफंड दे देने वाली है। प्रोसेस बहुत मस्त थी। वापस मैं रिपीट करता हूं। स्टेप नंबर 1, मुझे ये पैसा गवर्नमेंट को जाके पे करना है। पॉइंट नंबर 2, जब रेसिपिएंट मेरे पास रिफंड मांगने के लिए आता है तब ये पैसा मैं लेटर से रेसिपिएंट को वापस करूंगा, सर्विस रेसिपिएंट को वापस करूंगा, एंड इसका प्रूफ मैं जाके गवर्नमेंट को जब मैं सबमिट करूंगा तब गवर्नमेंट ये पैसा मुझे वापस दे देने वाली है। सिस्टम पूरी ऐसी थी। जीएसटी क्या सिस्टम लेके आया, गजब सिस्टम लेके आया। ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को दे देना है। जब आप मेरे पास मांगने के लिए आते हो तो मैं आपको बोलूंगा वीडियो देख लो, पता चला ना देखना हो तो सेक्शन 76 में खुद से रिफर कर लो, एंड ये पैसा जाओ गवर्नमेंट के पास रिफंड मांगने के लिए। प्रैक्टिकली सोचो फ्रेंड्स, कितने कम लोग जाएंगे गवर्नमेंट के पास रिफंड मांगने के लिए। जो सप्लायर होता ना तो 100 में से 90 लोग जाते हैं। अभी मुझे नहीं लग रहा है फ्रेंड्स 20-30 से ज्यादा लोग रिफंड मांगने के लिए गवर्नमेंट के पास जाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग अनरजिस्टर्ड होंगे। टू माई बिलीफ मोस्ट ऑफ द लोग अनरजिस्टर्ड होंगे जो इस मायाजाल में फंसे होंगे फ्रेंड्स। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन रखे कि जो भी पैसा जिसने उसका इंसिडेंस बेयर किया था, जो भी पर्सन जिसने उसका इंसिडेंस बेयर किया था, वो रिफंड किससे मांगेगा पता चलेगा, तो नहीं पता चलेगा तो गवर्नमेंट के पास कैसे पैसा रहेगा उसका ऑप्शन नंबर 2 में डिस्कशन करता हूं। बट ये जो भी पैसा आपको रिफंड लेना है, सप्लायर आपको रिफंड नहीं देगा, जाओ गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट आपको यहां पे क्या ग्रांट करने वाली है? रिफंड। रेडी? पता चला? ऑप्शन 1, ये 84,000 रुपीज का क्या होगा? गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकती। जब रेसिपिएंट को जरूरत पड़ी और जब रेसिपिएंट उसके पास जाएगा, रेसिपिएंट को गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करने वाले? रिफंड। लॉ के हिसाब से लॉ ने क्या लिखा गया है? जिस पर्सन ने उसका इंसिडेंस बेयर किया था उसको ये पैसा वापस मिलना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा आता है, रिफंड मांगने के लिए रेसिपिएंट गया ही नहीं तो? रिफंड मांगने के लिए जाना पड़े तब जाके गवर्नमेंट आपको रिफंड देना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। रिफंड मांगने के लिए रेसिपिएंट गया ही नहीं तो लॉ कहता है किससे ये पैसा आया था? मैंने बोला रेसिपिएंट से आया था, कंज्यूमर से आया था। लॉ ने बोला गवर्नमेंट तो ये पैसा नहीं रख सकती। जो ये पैसा रेसिपिएंट रिफंड मांगने के लिए नहीं आता है तो ये पैसा डिपॉजिट हो जाएगा इनटू फ्रेंड्स कंज्यूमर, बिकॉज कस्टमर से आया हुआ है तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड। जैसे फ्रेंड्स याद है थोड़ा कंपनी लॉ, सपोज आप डिविडेंड, आपको 2 रुपए का डिविडेंड, एक दिन फ्रेंड्स मुझे 2 रुपए का डिविडेंड का चेक आया। एक दिन कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होगा भगवान जाने, बट 5-1 साल 6 साल लगभग पहले कोई मतलब थोड़ी बहुत कम क्वांटिटी में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी ने बोला होगा तो इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। 2 रुपए का डिविडेंड का घर पे चेक आया, एग्जाम्पल के तौर पे समझो ना, 2 रुपए का डिविडेंड का चेक आया तो ऐसा लग रहा है हम डिपॉजिट करने के लिए जाएंगे। 2 रुपए का डिविडेंड का चेक हम डिपॉजिट करने के लिए जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है? तो चलो हम नहीं गए, चेक फाड़ के फेंक दिया, पस्ती में गया 2 रुपए का चेक। वो 2 रुपए का होगा क्या? कंपनी की इनकम थोड़ी होगी, वो कंपनी डिपॉजिट करेगी, बोलो किसके अकाउंट्स में? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड।
क्यों इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड? बिकॉज वो पैसा इन्वेस्टर का है, तो उसके वेलफेयर के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज होना चाहिए। सिमिलरली ये पैसा कंज्यूमर का है, ये पैसा कस्टमर का है, ये पैसा रेसिपिएंट का है, तो उसके वेलफेयर के लिए यूज हो जाना चाहिए। तो ये पैसा कहां पे डिपॉजिट होगा? इट इज फ्रेंड्स कंज्यूमर वेलफेयर फंड, जहां पे पैसा डिपॉजिट होने वाला है, जहां पे पैसा अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो रेसिपिएंट रिफंड मांगने के लिए नहीं आई, तो यहां पे डिपॉजिट करने वाली है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? चकाचक पूरी एग्जांपल के थ्रू बरोबर मैंने 3-4 प्रोविजन को आपको समझाने का ट्राई किया एंड होपफुली आपको पता भी चला होगा फ्रेंड्स। एक फास्टेस्ट रिकैपिचुलेशन करके इसके प्रोविजन एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हम डिस्कस करेंगे। टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई किया 5 लाख रुपीस का, एग्जम्प्ट गुड्स का सप्लाई किया 7 लाख रुपए का, अल्टीमेटली 12 लाख का 12% मैंने 1,44,000 लेटर से मैंने कस्टमर से रेसिपिएंट से चार्ज कर दिया एंड सबसेक्शन 1 के हिसाब से, सबसेक्शन 3 के हिसाब से ये 144 मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया फ्रेंड्स। बट 144 में तो 60,000 का ही टैक्स था, जो 84,000 का था वो तो क्या था? अमाउंट एज टैक्स। सॉरी, पता चला फ्रेंड्स वापस एक बार, 1,44,000 में से टैक्स तो कौन सा अमाउंट का था? खाली टैक्स तो 60,000 रुपीज का था, तो रिमेनिंग 84,000 था। इट वाज द व्हाट? अमाउंट एज टैक्स। इट वाज जस्ट अमाउंट व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द टैक्स। अभी क्या हुआ? 144 में से फ्रेंड्स देखो मेरा फाइनल टैक्स पेबल तो 60,000 रुपीज का आया, तो जो हमारे मैंने पे कर दिया था 1,44,000, तो फ्रेंड्स हमारा 84,000 रुपीज का जो सरप्लस आया वो 84 के वहीवट का 2 ऑप्शन, उसका वहीवट कैसे करेंगे? उसके पास 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, एक तो जिसने उसका इंसिडेंस बेयर किया उसको वापस कर दो, चलो वो मांगने के लिए आता ही नहीं है, तो पॉइंट नंबर 2, उसको डिपॉजिट किया जाएगा इनटू विच फ्रेंड्स? कंज्यूमर वेलफेयर फंड। आई थिंक सब कुछ पता चला। बोलो क्लियर? चकाचक एकदम रेडी फ्रेंड्स। आपके मन में शायद ऐसा भी क्वेश्चन आता होगा, सर कितने टाइम में रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करने की? तो फ्रेंड्स रिफंड चैप्टर में इसका डिस्कशन है, मैं अभी बता दूंगा, चिंता ना करो। इट इज फ्रेंड्स विद इन 2 ईयर्स, 2 साल में आपको रिफंड मांगने के लिए जाना पड़ेगा। तो 2 साल में आप रिफंड मांगने के लिए नहीं जाते हो तो ये पैसा कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स? कंज्यूमर वेलफेयर फंड। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स जो मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है फ्रेंड्स। द अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट अंडर 76 सबसेक्शन 1, 76 सबसेक्शन 3 जो आपने पेमेंट कर दिया शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द टैक्स पेएबल। इलस्ट्रेशन को एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आपको रिलेट कर पाएंगे फ्रेंड्स। इफ एनी बाय पर्सन इन रिलेशन टू सप्लाईज रिफर टू इन सेक्शन 76 सबसेक्शन 1, मतलब जो भी अमाउंट आपने सबसेक्शन 1 में पे की होगी 76 सबसेक्शन 3 के हिसाब से पे की होगी, उसको टैक्स पेबल के सामने एडजस्ट कर दिया जाएगा। हमारा टैक्स पेबल था 60,000 रुपीज, 144 उसके सामने एडजस्ट कर दिया गया। हाँ, ये जो 144 है वो इन शॉर्ट टोटल था, ये खाली एग्जाम सप्लाई को रिप्रेजेंट नहीं करता था, टैक्सेबल सप्लाई का भी था, एग्जाम सप्लाई का भी था। ये जो एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया वो फुल फ्लेज कंसीडर किया फ्रेंड्स, समझ में आया? ये जो भी एग्जाम्पल हमारा है वो फुल फ्लेज है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा इलस्ट्रेशन बनाते हो जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा डाउट आएगा, मुझे पता है फ्रेंड्स, आपके मन में ऐसा डाउट हो रहा होगा कि सर खाली एग्जाम सप्लाई था तो क्या होगा? देखो खाली एग्जाम सप्लाई है तो क्या होगा? 76 सबसेक्शन 1, 76 सबसेक्शन 3 के हिसाब से अपने एग्जाम्पल के तौर पे कितना पे किया फ्रेंड्स? 84,000 रुपीज का अमाउंट एज टैक्स था ना, तो फ्रेंड्स आपने 84,000 रुपीज का अल्टीमेटली पेमेंट कर दिया। ये जो मैंने एग्जांपल डेवलप किया है वो फ्रेंड्स टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई साइमल्टेनियस किया, जिससे आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी आए कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। बट आपके मन में ऐसा भी डाउट आएगा, मुझे पता ही है, तो उसके पहले मैं उसका आंसर दे दूं फ्रेंड्स कि 70 खाली मैंने एग्जाम सप्लाई किया, टैक्सेबल सप्लाई किया ही नहीं, तो देखो उसकी इंपैक्ट क्या आएगी? एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। 76 सबसेक्शन 1, 76 सबसेक्शन 3 के हिसाब से फ्रेंड्स मैंने 84,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया। चलो 84,000 रुपीज का जो भी मैंने पेमेंट कर दिया एज पर सबसेक्शन 1, एज पर सबसेक्शन 3, तो फ्रेंड्स वो मैं एडजस्ट करूंगा अगेंस्ट माय अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। व्हाट इज फ्रेंड्स माय टैक्स पेबल? एब्सोल्युटली जीरो। मेरा टैक्स पेबल है ही नहीं, बिकॉज टैक्स का मतलब ही क्या? टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर का टैक्स इज माय टैक्स पेबल। टैक्स पेबल तो मेरा जीरो आ गया, उसके सामने मैं ये पेमेंट एडजस्ट करूंगा 76 सबसेक्शन 1, 76 सबसेक्शन 3 का पेमेंट एडजस्ट करूंगा विच इज व्हाट फ्रेंड्स? 84,000। समझ में आया? 84,000 का पेमेंट मैं यहां पे एडजस्ट करूंगा। बैलेंस कितना बचेगा? अरे पूरा सरप्लस ही बचेगा मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो भी 84,000 बचेगा वो पूरा क्या होने वाला है? सरप्लस। जो पूरा सरप्लस होगा वो क्या होगा? वो अगले सबसेक्शन में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। पता चला? जो मैं समझाना चाहता हूं, जो टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई है तो ये ट्रीटमेंट रही, खाली एग्जाम सप्लाई होगा तो पूरा जीरो के सामने एडजस्ट हो जाएगा। वर्ड्स पढ़ो एकदम ध्यान से। अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट अंडर 76 सबसेक्शन 1, 76 सबसेक्शन 3, 1 के हिसाब से 3 के हिसाब से आपने जो भी पेमेंट किया उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा अगेंस्ट योर टैक्स पेबल। टैक्स पेबल के सामने उसका एडजस्टमेंट करेंगे इफ एनी बाय पर्सन इन रिलेशन टू सप्लाईज रिफर टू इन 76 सबसेक्शन 1। तो 76 सबसेक्शन 1 के हिसाब से आपका जो भी सप्लाई था उसमें आपने जो भी पेमेंट किया था उसको टैक्स पेबल के सामने एडजस्ट कर दिया जाएगा। एडजस्ट करने के बाद क्या होगा? Where any surplus is left after adjustment under 76 subsection 9,
आपने एडजस्टमेंट तो कर दिया, उसके बाद सरप्लस बचा। हमारे बेसिक एग्जांपल में 84,000 रुपीज का सरप्लस बचा, यहां पे भी 84,000 रुपीज का सरप्लस बचा। क्या करूं सरप्लस का? लॉ कहता है चेक करो, द अमाउंट ऑफ सच अ सरप्लस शेल आइदर ऑप्शन नंबर 1 credited to fund, which fund? It is friends consumer prescribed है, जो आ चुका है फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। इट इज फ्रेंड्स कंज्यूमर वेलफेयर फंड, जिसका रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों कंज्यूमर वेलफेयर फंड, बिकॉज ये कस्टमर से आया हुआ है, रेसिपेंट से आया हुआ है, क्लाइंट से आया हुआ है फ्रेंड्स, क्लियर। और ऑप्शन नंबर 2 रिफंडेड टू द पर्सन हु हैज बोर्न द इंसिडेंस ऑफ सच अमाउंट, मतलब जिसने उसका इंसिडेंस बेयर किया था उसको क्या ग्रांट कर दिया जाएगा? रिफंड। एंड सब सेक्शन 11 आपकी रिफंड की एप्लीकेशन एज पर सब सेक्शन 11 होने वाली है। द पर्सन हु हैज बोर्न द इंसिडेंस ऑफ द अमाउंट में अप्लाई। देखो हमारी हमको जब पैसे देने की बात आई तब लोगों ने क्या लिखना शुरू कर दिया? स्मिथ में अप्लाई, रेसिपिएंट में अप्लाई, may apply for refund of same in accordance with provision of section 54 which is chapter refund friends। तो रिफंड की एप्लीकेशन आप कर सकते हो एज पर सब सेक्शन 11, बट रिफंड 2 साल में कर देना पड़ेगा। तो रिफंड 2 साल में नहीं किया, मतलब रिफंड की एप्लीकेशन 2 साल में कर देनी पड़ेगी, सॉरी। तो रिफंड की एप्लीकेशन में 2 साल में नहीं की तो वो पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट हो जाने वाला है फ्रेंड्स, क्लियर। तो वी आर डन विद एंटायर सब सेक्शंस विच इज ऑफ सेक्शन 76। अलग अलग 11 सब सेक्शन को हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, क्लियर। एक फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन 8 तक कंटेंट है एंड बाद में 9, 10, 11 जो भी है वो हमने क्वेश्चन के थ्रू समझे, तो आई थिंक वो बेटर पता चला फ्रेंड्स, क्लियर। चलो सब सेक्शन 1 हो जाओ शुरू। रिलेटिवली बहुत इजी सेक्शन है, चैप्टर ही पूरा रिलेटिवली इजी है फ्रेंड्स, अभी चिंता नहीं है खास। चलो सेक्शन 76 सब सेक्शन 1, जो आपने अमाउंट एज टैक्स कलेक्ट किया है उसको भी कभी इमीडिएटली जाके गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। सब सेक्शन 2 जो आपने सामने से नहीं पे किया, डिपार्टमेंट को उसके क्या इशू करेगा फ्रेंड्स? शो कॉज नोटिस। उस शो कॉज नोटिस के रिप्लाई में आपको सब सेक्शन 3 में 3 चीज करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1 आपको जाके रिप्रेजेंटेशन करना होगा, पॉइंट नंबर 2 वहां पे अमाउंट का डिटर्मिनेशन होगा, एंड फाइनली वो अमाउंट जो डिटरमाइन है वो आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। सबसेक्शन 2 की नोटिस कब तक आ सकती है? कभी भी, के टीजीबी के डेंगी डैम्स कभी भी आपको ये नोटिस आ सकती है। सबसेक्शन 4 जो सबसेक्शन 1 में पेमेंट था, सबसेक्शन 3 में पेमेंट था, तो इंटरेस्ट आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। इंटरेस्ट कब से शुरू होगा? जो दिन से आपने ये पैसा कलेक्ट किया ना तब से शुरू होगा, जो दिन डिपॉजिट होता है तब जाके ये इंटरेस्ट पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। रेट कितना होगा? एज पर सेक्शन 50 व्हिच इज 18% पर एनम, नंबर ऑफ डेज वाइज कैलकुलेशन होगा। सब सेक्शन 5 डिपार्टमेंट क्या प्रोवाइड करेगा फ्रेंड्स? आपको अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स पासिंग ऑफ ऑर्डर। नोटिस आई है तो उसका 1 साल में आपका ऑर्डर भी पास होने वाला है। नेक्स्ट आएगा सब सेक्शन 7 स्टे पीरियड एक्सक्लूडेड। 1 साल का जो भी आपका टाइम लिमिट है उसमें जो भी स्टे पीरियड होगा उसको हम क्या करेंगे? एक्सक्लूडेड। एवरी ऑर्डर मस्ट 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 बी व्हाट? स्पीकिंग ऑर्डर। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया, टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई 5 लाख रुपए का था, एग्जाम्प्ट सप्लाई गुड एग्जाम्प्ट सप्लाई कितना था? 7 लाख रुपए का था, अल्टीमेटली 12 लाख का आपका सप्लाई था, 12% का उसके ऊपर अमाउंट टैक्स आपने प्लस जीएसटी अपने जगह गवर्नमेंट को पे कर दिया विच इज 1,44,000। उसमें से टैक्स कितना आया? 60,000। अमाउंट एज टैक्स कितना आया? विच इज फ्रेंड्स 84,000। अभी आपने जो पेमेंट किया था इट वाज फ्रेंड्स 1,44,000, बट आपका टैक्स पेबल कितना था? इट वाज 60,000। 60 के सामने 144 एडजस्ट कर दिया जाएगा, एंड ये एडजस्टमेंट के बाद जो 84,000 बचेगा वो इधर आपको रिफंड दे दिया जाएगा, आइदर इट विल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। यहां पे टैक्सेबल सप्लाई के साथ एग्जाम सप्लाई वाला मैंने एग्जांपल कंसीडर किया। अभी फ्रेंड्स खाली एग्जाम सप्लाई किया हो तो आपका टैक्स पेबल तो 0 आएगा, टैक्स पेबल 0 के सामने 84 का एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा, सरप्लस जो भी 84 बचेगा उसके 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा इट वुड बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, पॉइंट नंबर 2 उसको रिफंड दे दिया जाएगा। किसको रिफंड दे दिया जाएगा? इसने उसका क्या बेयर किया था? इंसिडेंस। एंड जो उसने पर्सन उसका इंसिडेंस बेयर किया था वो सबसेक्शन 11 में जाकर उसका रिफंड क्लेम करने वाले हैं फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? एकदम रेडी, चकाचक। चलो अभी हम चेक करते हैं उसका कंटेंट। फ्रेंड्स देखो सेक्शन 76 एकदम ध्यान से बरोबर वर्ड टू वर्ड पढ़ने का ट्राई करो फ्रेंड्स। मेजोरिटी वहां पे डायरेक्ट ही था, सो ये रिलेटिवली आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। 11 सब सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। मोर और लेस फ्रेंड्स वहां पे भी जो भी हमने पीपीटी डिस्कस की उसमें 70, 80, 90% तो डायरेक्ट ही था फ्रेंड्स। चलो आओ एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमारे कंटेंट। सब बैठ जाए प्लीज। Notwithstanding anything to the contrary contained in any order, direction of appellate authority, of appellate tribunal or court, or in any other provision of these act or rules made thereunder, or any other law for time being in force। बोलो कुछ बाकी रहा? पूरा पूरा कोई भी लॉ यहाँ पे कवर हो गया फ्रेंड्स, पूरा वर्ल्ड आ गया। बट इंपॉर्टेंट क्या पता है? एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी। सब लॉ के साथ ये साइमल्टेनियस चलेगा, जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा सेक्शन 76 प्रिवेल करने वाला है। कोई भी
AA का, जिस्टेट का, कोर्ट का ऑर्डर हो, उसके कॉन्ट्राडिक्शन में ये प्रोविजन आ रहा हो, ये प्रिवेल करेगा, तिल ही निकले गया कोर्ट का ऑर्डर, तिल ही निकले गया जिस्टेट का ऑर्डर। बाप रे बाप। जीएसटी के अदर प्रोविजंस के कॉन्ट्राडिक्शन होता हो इस सेक्शन के साथ, तो भी वो तिल ही निकले गए, ये सेक्शन प्रिवेल करेगा। अरे बाकी कोई एक्ट था वो प्रिवेल हो रहा था, मतलब वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था, दिल्ली निकले गया, ये सेक्शन प्रिवेल होगा। एक जोरदार बात बता दो फ्रेंड्स आपको, देखो बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है, बट मजेदार पॉइंट है फ्रेंड्स। देखो बात निकली है तो बताता हूं फ्रेंड्स। देखो जीएसटी ने क्या बोला पता है, ऐसा बोला, बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 मिनट आपकी लूंगा बट जबरदस्त है, फिदा हो जाओगे फ्रेंड्स आप, कोई जगह पे नहीं सुना होगा। सर बस अब समझाई दो ना, ओके। नॉटविथ जीएसटी में ऐसा लिखा, कोई प्रोविजन में ऐसा लिखा, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। उसका मतलब क्या समझना पड़ा, जीएसटी कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका मतलब क्या समझो, नॉटविथस्टैंडिंग कॉन्ट्रेंड नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन तो बरोबर है, कॉन्ट्रडिक्शन में ये प्रिवेल करेगा, हमने तो क्या बोला, बाकी सब तो लेके लेगा, यही प्रिवेल होगा, यही सब कुछ है, यही ओवरराइडिंग सेक्शन है, यही इसको ही मानने का, यही सब कुछ है। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे कोई अदर लॉ है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा इनकम टैक्स, ये भी ऐसा ही कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। पता चला। एंड ये दो सेक्शन एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, सामने आ गए। जीएसटी कहता है मैं सब कुछ हूं, इनकम टैक्स कहता है मैं सब कुछ हूं। मैं किसका हूं पता चला, लोचा। जीएसटी कहता है मैं सबको रूल करूंगी, सेक्शन उसकी कहती है मैं सबको रूल करूंगी। इनकम टैक्स सेक्शन कहती है मैं सबको रूल करूंगी। मजाई क्या होगा अभी बोलो, दोनों एग्जैक्ट कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है फ्रेंड्स। जीएसटी कहता है बाकी सब लॉ तेल लेने के लिए गए, मैं सब कुछ हूं। इनकम टैक्स कहता है बाकी सब तेल लेने के लिए गए, मैं सब कुछ हूं। क्या आंसर, क्या फॉलो करने का इस सिनेरियो में फ्रेंड्स, तो हम ऐसा फॉलो करेंगे, द लॉ विच इज इनकॉर्पोरेटेड लेटर। जिस लॉ को बाद में लाया गया उसको हम फोकस करेंगे। क्यों ऐसा, लॉजिक है इसके पीछे फ्रेंड्स। जब इनकम टैक्स आया ना, बरोबर समझना फ्रेंड्स, बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है। बिफोर यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कुछ छोटी छोटी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ऐसा मैं ट्राई करूंगा फ्रेंड्स। इनकम टैक्स आया ना फ्रेंड्स, तब जीएसटी नहीं था, जीएसटी तो 2017 में आया। इनकम टैक्स आया 1961, इनकम टैक्स आया तब जीएसटी नहीं था। इनकम टैक्स ने तब क्या बोला, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। तब जो भी लॉ थे ना उसमें ये ओवरराइड करेगा। पता चला। इनकम टैक्स जब आया, जब उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, तब क्या हुआ, नॉटविथस्टैंडिंग, मतलब नॉटविथस्टैंडिंग एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। अभी जब इनकम टैक्स आया तब जीएसटी नहीं था, मतलब वो जीएसटी के अलावा सारे एक्ट को ओवरराइड कर सकता है। पर फ्रेंड्स जब जीएसटी आया ना तब इनकम टैक्स था। पता चला जब मैं कहना चाहता हूं, तब जो जीएसटी आया तब इनकम टैक्स था। तब जीएसटी ने क्या बोला, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब जीएसटी इनकम टैक्स को ओवररूल कर देगा। पता चला। तो फ्रेंड्स जो लॉ लेटर आता है उसको प्रिवेल किया जाएगा, मतलब ये जो लॉ लेटर आता है उसको हम प्रिवेल करने वाले हैं। आपके मगज में क्या चल रहा है मुझे पता है, सर सेम डे को दोनों लॉ आए तो उसका आंसर फ्रेंड्स मेरे पास नहीं है। आई एम सो सॉरी। दोनों लॉ एक दिन सेम है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, रादर है ही नहीं। तो इस सिचुएशन को आंसर भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जितना आंसर मेरे पास था उतना फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड ये भी आपको तो नहीं पता था, ये मैंने एडिशनल आपको बताया। ओके, तो फ्रेंड्स जब दो लॉ के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो जो लॉ लेटर फॉलो होता है उसको हम फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर। दोनों जगह पे नॉटविथस्टैंडिंग मेंशन किया हो, तो एक जगह पे नॉटविथस्टैंडिंग एक जगह पे नॉटविथस्टैंडिंग नहीं था, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली फर्क नहीं पड़ता कौन सा लॉ पहले आया था। एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स में नॉटविथस्टैंडिंग मेंशन था, जीएसटी में नहीं था, तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स ही फॉलो होने वाला है, बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन के केस में यही सेक्शन इनकम टैक्स की प्रिवेल होने वाली है। पर दोनों नॉटविथस्टैंडिंग वाली हो तो विच एवर इज लेटर लॉ हम जनरली फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। क्लियर। चलो, तो ये क्या कहते थे सेक्शन, थोड़ा डाइल्यूट हो गया, बट फ्रेंड्स मज़ेदार बात है तो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स कोई भी ऑर्डर, कोई भी डायरेक्शन जो जिस्टेट का था, जो इवन एपेलेट अथॉरिटी का था, इवन कोई भी कोर्ट का था, उसमें
76 के साथ कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा तो 76 प्रिवेल करेगा, जीएसटी के अदर प्रोविजन में भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा तो जीएसटी प्रिवेल करेगा, अदर कोई लॉ में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, सॉरी फ्रेंड्स, तो भी ये जीएसटी लॉ प्रिवेल करने वाला है, विच इज सेक्शन 76। इन शॉर्ट गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत सीरियस है, आपको बहुत 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 ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड फ्रॉम एनी अनदर पर्सन एनी अमाउंट एज रिप्रेजेंटिंग द टैक्स, इट इज नॉट टैक्स, इट इज नॉट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, इट इज जस्ट अमाउंट एज टैक्स, अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द टैक्स, एंड हैज नॉट पेड द सेड अमाउंट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को उसका पेमेंट नहीं किया गया है तो क्या होगा, shall मतलब the person shall forthwith immediately shall forthwith pay the said amount to government irrespective of whether supplies in respect of which such amount was collected are taxable or not। का मतलब वो पैसा taxable है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा immediately forthwith जाके गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। सब सेक्शन 1 सामने जाके पे करना है तो forthwith जाके पे करना है। सब सेक्शन 2 जो आपने सामने से नहीं पे किया, डिपार्टमेंट की नोटिस आएगी, चलो पे करो पे करो। Where any amount is required to be paid to government under section 76 subsection 1 and which is not so paid, 1 subsection 1 के हिसाब से आपको पेमेंट करना था जिसका पेमेंट आप करते नहीं हो तो क्या होगा, the PO may serve on person liable to pay such amount a notice requiring him to show cause, उसको नोटिस भेजी जाएगी, show cause, show me explanation, provide reasons as to why said amount as specified in the notice should not be paid by him to government and why penalty equivalent to amount specified in the notice should not be imposed on him under provision of this act। क्यों ये टैक्स, क्यों ये अमाउंट एज टैक्स आपको नहीं पे करना चाहिए एंड जो पेनल्टी नोटिस में लिखी गई है वो क्यों आपको नहीं पे करनी चाहिए, उसका रीजन एक्सप्लेन करो, उसको मेंशन करो। ये पेनल्टी कौन से सेक्शन के हिसाब से होगी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इट इज सेक्शन 122, स्पेसिफिक बोलो तो सबसेक्शन 1 बोलो, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है, एनी अमाउंट एज टैक्स जो आप नहीं पे करते हो तो पेनल्टी आपको 122 सबसेक्शन 1 के हिसाब से 100% और 10,000 विच एवर इज हायर आपको लगने वाली है फ्रेंड्स। सबसेक्शन 3 प्रॉपर ऑफिसर शेल, सबसेक्शन 3 में 3 चीज़ होगी जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया। पॉइंट नंबर 1 आप रिप्रेजेंटेशन करोगे, पॉइंट नंबर 2 अमाउंट का डिटर्मिनेशन होगा, पॉइंट नंबर 3 उसको जाके आपको पे करोगे। Proper officer shall, after considering representation, if any made by person on whom notice is served under 76 subsection 2, जिसको नोटिस सर्व की जाती है वो रिप्रेजेंटेशन करेगा तो क्या होगा, the proper officer shall determine the amount due from such person and thereupon such person shall pay the amount so determined, अमाउंट का डिटर्मिनेशन होगा एंड वहाँ पे जाके ये पैसा आपको पेमेंट करना है फ्रेंड्स। सबसेक्शन 4 इंटरेस्ट ऑलवेज पेबल होगा, सबसेक्शन 1 के हिसाब से पेमेंट किया कि सबसेक्शन 3 के हिसाब से पेमेंट किया, इंटरेस्ट ऑलवेज 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 अट्रैक्ट होगा, इंटरेस्ट ऑलवेज 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 लेवी होने वाला है। पर्सन रिफर्ड टू इन 76 सबसेक्शन 1 shall in addition to paying amount referred to in 76 subsection 1 76 subsection 3, 1 में जो पे किया वो तो पे करना ही था, 3 में जो पे किया वो तो पे करना ही था, also be liable to pay interest thereon at rate specified under section 50 which is friends 18% per annum from date such amount was collected by him to date such amount is paid by him to government। जो दिन से आपने ये मतलब अमाउंट कलेक्ट की है जब तक आप डिपॉजिट नहीं करते उस ड्यूरेशन का फ्रेंड्स आपको इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। सबसेक्शन 5 अपॉर्चुनिटी, an opportunity of hearing shall be granted where request is received in writing from person to whom notice was issued to show cause। सिंपल वर्ड्स में एक वर्ड में बोलना हो तो क्या प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स कितने टाइम में ऑर्डर पास करना है, ये भी आपको पता है, विद इन 1 ईयर। द प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू ऑर्डर विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, नोटिस के 1 साल में आपको ऑर्डर इश्यू करना है, आपको ऑर्डर पास करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। स्टे पीरियड एक्सक्लूडेड, where issuance of order is stayed by order of court or appellate tribunal, period of such stay shall be excluded in computing period of 1 year। कोई भी स्टे उसके ऊपर लाया जाएगा, ऑर्डर के ऊपर स्टे लाया जाएगा तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, उतना टाइम लिमिट आपके लिए ऐड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। स्पीकिंग ऑर्डर, सबसेक्शन 8 का मतलब होता है एवरी ऑर्डर मस्ट बी व्हाट, speaking order। The PO in his order shall set out the relevant facts and the basis of his decision। कौन से बेसिस के ऊपर ये डिसीजन पास हुआ है वो आपको मेंशन करना होगा, वो आपको प्रोवाइड करना होगा फ्रेंड्स। ये तीन कनेक्टेड सेक्शन है जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स।
amount paid to government under 76 subsection 1, 76 subsection 3 shall be adjusted against tax payable. तो टैक्स पेबल के सामने वो पैसा एडजस्ट कर दिया जाएगा if any by person in relation to supplies referred to in 76 subsection 1. फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आपका सप्लाई 100 रुपीज़ का था, उसमें फ्रेंड्स एप्लीकेबल रेट कितना था, इट वॉज 28 रुपीज़, सॉरी एप्लीकेबल रेट इट वॉज 18% एंड आपने कलेक्ट कितना कर दिया 28, तो अल्टीमेटली कितना कलेक्शन आपसे हो गया फ्रेंड्स 128, बट ये 28 में से 18 रुपीज़ का टैक्स है, ये 10 रुपीज़ का क्या हो गया फ्रेंड्स, इट इज़ अमाउंट एज टैक्स। बोलो क्लियर। अभी फ्रेंड्स आपने पेमेंट कितना किया होगा, आपने पेमेंट किया होगा 28 रुपीज़ का, उसमें से एडजस्टमेंट कितना कर दिया जाएगा। देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या था, एक अलग टैक्सेबल सप्लाई, एक अलग एग्जम्प्ट सप्लाई। सेकंड एग्जांपल जो हमने पढ़ते पढ़ते डिस्कस किया वाज एक्सक्लूसिव एग्जम्प्ट सप्लाई। याद आ रहा है फ्रेंड्स आपका, जो प्रिंटेड एग्जांपल जो मैंने कंसीडर किया था हमारे मटेरियल में, वो इट वाज व्हाट, एक टैक्सेबल सप्लाई, एक एग्जम्प्ट सप्लाई। ओके, यहाँ पे जो यहाँ पे एग्जांपल समझा है वो क्या था, खाली एग्जम्प्ट सप्लाई। अभी देखो यहाँ पे जो समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो एक ही सप्लाई जिसमें जो टैक्सेबल है, एक ही सप्लाई जो टैक्सेबल है, बट आपने जो अमाउंट कलेक्ट की है वो रेट एग्जिस्टिंग से ज्यादा कलेक्ट कर दी है। आप समझ रहे हो, 18 की जगह आपने 28 का कलेक्शन कर दिया, तो आपने पे कितना किया होगा 28, एडजस्टमेंट कितना होगा, सॉरी आपका टैक्स पेबल कितना आएगा, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, आपका टैक्स पेबल कितना आएगा, आपका टैक्स पेबल आने वाला है इट इज 18, उसमें से आपने पे कितना कर दिया 28, तो 28 को एडजस्ट कर दिया जाएगा, जो सरप्लस बचेगा, सरप्लस कितना बचेगा 10 का, उसके दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया। फर्स्ट इज फ्रेंड्स रेसिपेंट को, मतलब जिस पर्सन उसका इंसिडेंस बेयर किया था उसका रिफंड मिल जाएगा, उसका रिफंड उसको अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कौन सा फ्रेंड्स, उसका इट इज कंज्यूमर वेलफेयर फंड। चलो चेक करो, तो ये फ्रेंड्स ऐसी प्रोबेबिलिटी भी आ सकती है। ओके चलो नेक्स्ट आएगा एनी सरप्लस, वेयर सरप्लस इज लेफ्ट आफ्टर एडजस्टमेंट अंडर 76 सबसेक्शन 9, द अमाउंट ऑफ सच सरप्लस शैल, दो ऑप्शन, आइदर बी क्रेडिटेड टू द फंड और रिफंडेड टू द पर्सन हु हैज बोर्न द इंसिडेंस ऑफ सच अमाउंट। दो ऑप्शन अवेलेबल है, आइदर उसका रिफंड दे दो जिस पर्सन उसका इंसिडेंस बेयर किया था, और आप क्रेडिट कर दो टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। यहाँ पे जो फंड है इट इज व्हाट फ्रेंड्स, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। Last, the person who has borne the incidence of amount may apply for what? Refund of the same in accordance with provision of section 54. तो 54 के हिसाब से आप क्या क्लेम कर सकते हो फ्रेंड्स, उसका रिफंड। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक। आओ जरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। इसके ऊपर आज तक ICAI ने कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। एक्सपेक्टेड है कि आगे भविष्य में इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ये हमारे क्वेश्चन बैंक है ऑन पेज नंबर 16, जो आप रिफर कर सकते हो फ्रेंड्स। ये मटेरियल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है एज ए लिंक, तो उसकी आप चिंता ना करो। ये दो क्वेश्चन है वो अलग है फ्रेंड्स। चलो यहाँ से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से फ्री क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 3 होगा, सॉरी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन नंबर 3 होगा, बाद में होगा क्वेश्चन नंबर 4 का फ्रेंड्स कैंसिल कर देना, ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है, उसको आंसर के साथ आप कैंसिल कर देना, बरोबर नहीं बना है, एग्जैक्टली एरनियस है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 परफेक्ट है जिसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ बस इतना ही है फ्रेंड्स, दो क्वेश्चंस हो गए इफेक्टिवली, 3 और 5 फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन आप कैंसिल कर देना। ओके 3 नंबर क्वेश्चन जरा चेक करते हैं। बुक्स एग्जम्प्ट है फ्रॉम GST, अमाउंट एज GST कलेक्टेड 10 lakhs ऑफ रुपीज़, पेट्रोल सोल्ड जिसके ऊपर GST लेविएबल है ही नहीं ₹20 lakhs, मतलब दोनों क्या है, अमाउंट एज टैक्स। बुक्स एग्जम्प्ट थी तो भी आपने अमाउंट एज टैक्स कलेक्ट कर दिया, पेट्रोल तो नॉन टैक्सेबल है तो भी उसके ऊपर आपने GST लेवी कर दिया। पेट्रोल के ऊपर तो लेवी ही नहीं है फ्रेंड्स GST की, वो उसके ऊपर लेवी है, बाद में एग्जम्प्ट है फ्रेंड्स। क्लियर, बट हमारा वहाँ पे पता है एग्जम्प्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, नॉन टैक्सेबल को हम एग्जम्प्ट ही मानते हैं, नॉन टैक्सेबल को अल्टीमेटली हम एग्जम्प्ट ही मानते हैं फ्रेंड्स। चलो आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1, वेदर अमाउंट एज GST कलेक्टेड ऑन बुक्स एंड पेट्रोल इज टू बी डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट। कैसा क्वेश्चन है कि आपको ये डिपॉजिट करना होगा, आपने जो पैसा कलेक्ट किया वो डिपॉजिट करना होगा। इफ यस, मतलब इसका आंसर यस ही आता होगा फ्रेंड्स, ऑलवेज ध्यान रखने का। ICAI मम्मी भी ऐसे क्वेश्चन पूछती रहती है। अप टू व्हेन, जो ही पैसा भरना है तो कब तक भरना है फ्रेंड्स, आंसर फर्स्ट आएगा यस, आपको पे करना है, एंड कब पे करना है, फोर्थविथ, अभी के अभी, इमीडिएटली, जगह गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। इसमें आंसर प्रिंटेड ही है जिसका आप रेफरेंस ले सकते हो। फर्स्ट इज 76 सबसेक्शन 1 आपको एप्लीकेबल होगा, एंड ये 30 लाख रुपीज फोर्थविथ आपको गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। अट्रैक्ट होगी सेक्शन 76 सबसेक्शन 1, कब ये पैसा पे करना है, फोर्थविथ, अभी के अभी, इमीडिएटली, जगह गवर्नमेंट को ये पैसा भरना है, विच इज 76 सबसेक्शन 1।
क्वेश्चन नंबर 2, इफ अमाउंट कलेक्टेड इन द नेम ऑफ जीएसटी इज नॉट डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट अप टू व्हेन नोटिस कैन बी इश्यूड, तो 76(2) की नोटिस कब तक आपको आ सकती है? ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपने सामने से सबसेक्शन 1 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया तो कब तक नोटिस आ सकती है? बोलो बोलो, कब तक नोटिस आ सकती है? कभी भी ये आपको नोटिस आ सकती है। नोटिस कैन बी इश्यूड एनी टाइम, एक ही लगभग ऐसी नोटिस होगी पूरे यूनिवर्स में जो आपको कभी भी इश्यू हो सकती है। No time limit is specified for the purpose of notice to be issued, friends. चलो next, question number 3. Up to when demand order can be passed if notice is issued on 1st April 2018. नोटिस 1st April 18 को इश्यू हुई हो तो कितने टाइम ऑर्डर पास हो जाना चाहिए? हमको पता है फ्रेंड्स, 1 साल में उसका ऑर्डर पास हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। वो हमको डेट भी पता है। इट इज़ फ्रेंड्स द प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू ऑर्डर विद इन व्हाट टाइम? 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। तो नोटिस ज़रूरी नहीं है कि आपको, नोटिस तो कभी भी आ सकते हैं, नोटिस का टाइम लिमिट कभी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट वो नोटिस जब भी आपको अवेलेबल होगी, नोटिस जब भी आपको इश्यू होगी, उसके 1 साल में फ्रेंड्स आपको ऑर्डर पास करना होगा फ्रेंड्स। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ CGST कलेक्टेड ऑन फर्स्ट मतलब अमाउंट एज GST कलेक्टेड, सॉरी फ्रेंड्स, अमाउंट एज GST कलेक्टेड ऑन 1st July 2017 इज रुपीज 10 लाख। 10 लाख का आपने अमाउंट एज GST कलेक्ट किया हुआ था, बट GST वॉज नॉट लेविएबल एंड डिपॉजिटेड ऑन 1st July 2018। ओहो हो, 1 साल के बाद आपने उसको डिपॉजिट करवाया। कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमको करना है फ्रेंड्स। क्लियर? तो देखो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, हमको पता है फ्रेंड्स, जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो जो भी आपको अमाउंट आपने जो एज ए GST कलेक्ट किया है वो आपको पे करना है, तो वो आपने नहीं पे किया तो वो 10 लाख के ऊपर अमाउंट वाइज आप चेक करो, तो 10 लाख के ऊपर आपको ये पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट आएगा, इनटू हम करेंगे फ्रेंड्स 18% पर एनम। ओके, अभी देखो फ्रेंड्स, 1 साल 1 दिन का डील आपसे हो गया है। एग्जैक्टली चेक करो, आपने उसको कलेक्ट कब किया था? 1st July 2017, मतलब उस दिन से, सेम डे से आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। इट इज नॉट फ्रेंड्स 2nd July जिससे इंटरेस्ट शुरू होगा, तो ये 1st July से आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। एंड 1st July को आपने डिपॉजिट करवाया तो 1st July को भी आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। जो दिन आपने कलेक्शन किया उस दिन से लेकर जो दिन आपका डिपॉजिट होता है, दोनों इंक्लूसिव कैलकुलेशन करने होंगे। सिंपल वर्ड्स में 1 साल 1 दिन हो जाता है, मतलब इट इज 366 नंबर ऑफ डेज जिस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट लगेगा। पता चला ना फ्रेंड्स, आपको 366 नंबर ऑफ डेज का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस दिन तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिवाइड बाय क्या कर देंगे फ्रेंड्स? 365। क्लियर? एकदम सिंपल कैलकुलेशन होगा। इट इज फ्रेंड्स 10 lakhs ऑफ रुपीज इंटू करेंगे 18% विच इज पर एनम। 1,80,000 का इंटरेस्ट पर एनम हुआ, बट एक दिन एडिशनल होगा। डिवाइड बाय 365 इंटू 366, मीनिंग देयर बाय जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो आने वाला है फ्रेंड्स 180,493। इस अमाउंट का आपको फ्रेंड्स इंटरेस्ट पेबल आने वाला है। बोलो क्लियर? चकाचक, रेडी फ्रेंड्स? नेक्स्ट इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर ए सप्लाइड टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड गुड्स, जो मैंने एग्जांपल दिया जो प्रिंटेड था पीपीटी में, उसके बेसिस के ऊपर ये पूरा एग्जांपल डेवलप हुआ है, ऑफ रुपीज़ 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्टिवली टू मिस्टर बी। टैक्सेबल सप्लाई आपका 1 लाख रुपये का था, एग्जम्प्ट सप्लाई आपका 2 लाख रुपीज़ का था। GST कलेक्टेड ऑन टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड गुड्स 12%, 36,000। पर तो GST तो बोल ही नहीं सकते, इट इज अमाउंट एज GST, मतलब दोनों के ऊपर आपने जो कलेक्ट किया वो GST था, रॉन्गफुल कलेक्शन था। GST टू बी कलेक्टेड ऑन द ऑन ड्यूटीएबल गुड्स विच इज 12%, इट इज 12,000। मतलब देखो ये कैसे आया, 3 lakhs का 12%, दोनों के ऊपर आपने टैक्स का कलेक्शन कर दिया जो गलत होगा। 3 lakhs का 12% करेंगे तो इट वुड बी 36,000 रुपीज़, बट कलेक्शन किस अमाउंट के ऊपर होना चाहिए था? इट वॉज 1 लाख का 12%, इट शुड बी और इट हैज़ टू बी वॉट? ₹12,000 ओनली। अमाउंट जो आपने डिपॉजिट करवाई वो कितनी डिपॉजिट थी? इट इज फ्रेंड्स 36,000 रुपीज़। इफ फाइनल अमाउंट डिटरमाइंड इज ₹12,000, ऑब्वियसली फाइनल अमाउंट डिटरमिनेशन कितना आने वाला है? 12,000। जो ड्यूटीएबल गुड्स है, जो टैक्सेबल गुड्स है, वही आपका फाइनल अमाउंट आने वाला है ना, विच इज ₹12,000 फ्रेंड्स। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट और रिफंड इफ एनी। चलो एडजस्टमेंट का अमाउंट डिटरमाइन करना है एंड रिफंड इफ एनी। चलो शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपने कितना पैसा पे कर दिया था, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। और आपका टैक्स पेबल कितना है, देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपका टैक्स पेबल कितना है फ्रेंड्स? देखो टैक्स पेबल इज वॉज ₹12,000, बट आपने पे कितना कर दिया था? 36,000 रुपीज़ आपने पे कर दिया था। तो 24,000 का क्या होने वाला है? सरप्लस। आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया तो वो क्या हो गया? सरप्लस। जिसकी 2 ट्रीटमेंट होगी, आइदर वो रेसिपिएंट को जिसने उसका बर्डन बेयर किया था उसको रिफंड दे दिया जाएगा, और वो क्या कर दिया जाएगा? टू मतलब क्रेडिट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। क्लियर? चेक करो फ्रेंड्स, ये रहा 12,000 रुपीज़
आपने पे कर दिया, विच इज़ योर जीएसटी पेबल, विच इज़ फ्रेंड्स योर सिंपल वर्ड्स में टैक्स पेबल इज फ्रेंड्स ₹12,000, अमाउंट एडजस्टेड ₹12,000, आपने पेमेंट जो किया इट वॉज 36,000, सो अमाउंट एडजस्ट कितना हो गया, एडजस्ट ₹12,000 हो गया, एंड जो सरप्लस आपका 24,000 रुपीज़ का जो फ्रेंड्स आपका सरप्लस अवेलेबल हो गया 36 - 12,000, उसके दो ट्रीटमेंट हो सकती है, दो ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन 1 क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, आइदर रिफंड टू मिस्टर बी जिसने उसका इंसिडेंस बेयर किया था, और इट विल बी क्रेडिटेड टू विच फंड, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अल्टीमेटली पैसा ये कंज्यूमर से आया हुआ है, सो वहाँ पे ही अवेलेबल होना चाहिए, उसके वेलफेयर के लिए, उसके बेनिफिट के लिए वो यूज़ हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। क्लियर, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 76 जिसका इन डेप्थ डिस्कशन हमने कर दिया फ्रेंड्स। आओ जरा आगे बढ़ते हैं, विच इज़ फ्रेंड्स सेक्शन 77, रिलेटिवली बहुत ईजी सेक्शन है फ्रेंड्स, 77 शुरू होकर ख़त्म हो जाएगी बेचारी सेक्शन। चलो तो ये सेक्शन 77, टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फ्रेंड्स बरोबर समझना, देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो हमको पता है सप्लाई के दो टाइप्स है, वन इज फ्रेंड्स इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेकंड इज फ्रेंड्स इंटर स्टेट सप्लाई। जो फ्रेंड्स सप्लाई का नेचर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, इट वुड बी CGST प्लस SGST और UTGST। जो इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, IGST। क्लियर, चलो अभी देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये भी आपको बता दूं, ये पता कैसे चले विद इन स्टेट सप्लाई है क्या आउटसाइड स्टेट सप्लाई है। इंट्रा का मतलब विद इन स्टेट सप्लाई, इंटर का मतलब फ्रेंड्स आउटसाइड स्टेट सप्लाई। तो पता कैसे चले ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम जनरली ऐसा कंसीडर करते हैं, दो लोकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। वन इज फ्रेंड्स लोकेशन ऑफ सप्लायर, सेकंड इज फ्रेंड्स प्लेस ऑफ सप्लाई। दो लोकेशन के ऊपर फोकस करना है, सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ कंपेयर करने के बाद जो दोनों के दोनों का आंसर जो भी आएगा वो सेम स्टेट में होगा, सेम यूटी में होगा, इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। विद इन स्टेट सप्लाई C+S आपका लेवी ऑफ टैक्स होगा, एंड जो आउटसाइड स्टेट सप्लाई है, जो इंटर स्टेट सप्लाई है, आउटसाइड स्टेट सप्लाई है, जो आपका सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग यूटी में है, एक स्टेट में है दूसरा यूटी में है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई, आउटसाइड स्टेट सप्लाई। एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होने वाला है, IGST। अभी समझो सिचुएशन नंबर 1, प्लीज समझना, करना था C+S, इट वॉज इंट्रा स्टेट सप्लाई, गलती से लेवी क्या कर दिया, IGST। लेवी करना था C+S, हो क्या गया, IGST। बाप रे बाप, लोचा। सिचुएशन नंबर 2, शुड बी लेविड वॉज IGST एंड लगा, एक्चुअली क्या लगा दिया, C+S। करूँ तो क्या करूँ, लोचा पड़ गया। तो कहता है स्मिथ चिंता ना कर, तूने खाली हेड गलत सिलेक्ट किया है, तेरा इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, दिल तेरा साफ है, इंटेंशन तेरा बुरा नहीं था, हेड खाली गलत सिलेक्ट हुआ है, तो करने का क्या। लो कहता है जो होना था वो पे कर दो। क्या पे कर दो, दो टैक्स थोड़ी पे करूंगा, आई भी पे करके बैठा हूं, C+S भी पे कर दूंगा। लोग कहता है हाँ पे कर दे, मैंने बोला दो बार टैक्स का पेमेंट करूं, उन्होंने बोला शांति रख, तुझे जो एक्चुअल पे किया है उसका तुझे क्या मिल जाने वाला है, रिफंड। बोलो क्लियर, एकदम सिंपल प्रोविजन। कितना सिंपल, करना था C+S, कर दिया I, तो C+S को पे कर दो, I का रिफंड क्लेम कर दो। रिवर्स, करना था I, कर दिया C+S, एक काम करो I को पे कर दो, C+S का रिफंड क्लेम कर दो। जोरदार। तकलीफ क्या होगी, इंटरेस्ट की। ये जो मुझे पे करना है वो तो लेट हो गया होगा, ये जो पे करना है वो तो लेट हो गया होगा, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, ये रिफंड आएगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। लॉ ने बोला स्मिथ हेड गलत सिलेक्ट हुआ है, देख तुझे यहाँ पे इंटरेस्ट पे करवाएंगे तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे तुझे इंटरेस्ट देंगे तो हमको यहाँ से तुमसे कलेक्ट करना होगा। मैंने बोला एक माथाकूट रिमूव कर देते हैं, ना इंटरेस्ट पेएबल ना इंटरेस्ट रिसीवेबल, बिकॉज तेरा इंटेंशन तेरा इंटेंशन डिलेड पेमेंट का था ही नहीं, खाली हेड गलत सिलेक्ट हुआ था। क्लियर, तो ना इंटरेस्ट पेएबल ना इंटरेस्ट का रिफंड, ना इंटरेस्ट पेएबल ना इंटरेस्ट का रिफंड। बोलो एकदम सिंपल, चकाचक, एकदम रेडी। बोलो आओ जरा डिस्कस करते हैं। इस दो में से एक सिचुएशन CGST एक्ट में होगी, एक सिचुएशन IGST एक्ट में होगी।
CGST एक्ट अभी हमारा फोकस है, आओ जरा चेक करो। एंड बाद में उसके कॉरस्पॉन्डिंग IGST के सेक्शन का मैं रेफरेंस दे दूंगा, जहां पे एग्जैक्ट रेप्लिका रिवर्स वाइस वर्सा जैसा होगा। देखो चेक करो, पता चल जाएगा। A registered person who has paid CGST plus SGST, paid is equal to what? C plus S. Or is the case may be CGST and UGST, CGST and UGST on a transaction considered by him to be intrastate supply. तो उसने क्या मान लिया था? इस ट्रांजैक्शन को इंट्रास्टेट सप्लाई, but which is subsequently held to be interstate supply. It was actually paid, but what was should be was interstate supply, should be what? IGST. What is actually paid is C plus S or U, considering it to be intrastate supply, but subsequently held to be interstate supply. तो क्या होगा? तो shall be, what shall be? These shall be C plus S shall be what? Refunded, मतलब shall be refunded the amount of taxes so paid in such manner subject to such condition as may be prescribed. मतलब ये C plus S का आपको क्या मिलने वाला है? रिफंड। A registered person who has paid IGST on a transaction considered by him to be interstate supply. बरोबर समझना, उसने पे क्या कर दिया? उसने पे कर दिया IGST, ओके, बट विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी व्हाट? इंट्रास्टेट सप्लाई। ये एक्चुअली पेड हो गया, शुड बी वॉज व्हाट? शुड बी वॉज C plus S, shall not be required to pay any interest on amount of central tax or state tax as the case may be, central tax or duty tax payable. सिंपल वर्ड्स में इस चीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट पेएबल आने वाला नहीं है, बरोबर समझना। रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड IGST आपने पे कर दिया, considered by him to be interstate supply which is subsequently held to be what? Intrastate supply, shall not be required to pay an interest on the amount of C plus S. जब ये C plus S पे करने के लिए जाएगा तब उसके केस में आपका ये इंटरेस्ट पेबल आने वाला नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर। तो सेक्शन 77 क्या कवर करता है, पहले इसके ऊपर फोकस कर लो एक मिनट, टेक्निकल है, थोड़ा समझ लो। आपका था C एक्चुअल पे कर दिया C plus S, बट होना चाहिए था IGST, तो हमारी कौन सी सिचुएशन है? एक्चुअली पे कर दिया C plus S, होना चाहिए था IGST, तो ये सिचुएशन कवर होती है। तो फ्रेंड्स इस दो सिचुएशन में हमारा पे कौन सी सिचुएशन कवर होगी आप चेक करो। तो ये जो हमारी सेक्शन 77 है ये सिचुएशन कवर करती है विच इज CGST एक्ट 2017। थोड़ा टेक्निकल बरोबर समझ लो तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा फ्रेंड्स आपको। देखो हमारे वहाँ पे क्या था, एक्चुअल पे क्या कर दिया C plus S, एक्चुअल क्या पे कर दिया C plus S, शुड बी लेविड वाज व्हाट? IGST, शुड बी लेविड इज व्हाट? IGST। तो ये हमारी सेक्शन क्या कहती है कि C plus S का आपको क्या मिलने वाला है? रिफंड। C plus S, हाँ ये रहा, C plus S आपको क्या मिलने वाला है? रिफंड। इसका वहीवट हो गया फ्रेंड्स, क्लियर। अभी देखो आपको कुछ इंटरेस्ट पेबल की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। कब ये इंटरेस्ट पेबल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी? यहाँ पे इसने बोला कि इस केस में इंटरेस्ट पेबल की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है, इस केस में इंटरेस्ट पेबल की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। एक्चुअल पेड वॉज व्हाट? IGST एंड शुड बी लेविड वाज C plus S, तो इस केस में इंटरेस्ट पेबल की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर। तो सेक्शन 77 क्या कहता है? सिचुएशन 2 का C plus S का रिफंड मिल जाएगा एंड इस चीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट पेबल की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है, क्लियर। इसका एग्जैक्ट रेप्लिका है विच इज अंडर IGST। क्या है वो? आओ एक्सप्लेन करता हूं फ्रेंड्स। ये रहा फ्रेंड्स हमारा IGST एक्ट, चेक करो फ्रेंड्स। उसकी सेक्शन 19 है, 1919 बेर एक्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। ये प्योर बेर एक्ट है जिसका हम रेफरेंस ले रहे हैं, हम रिफर कर रहे हैं सेक्शन 1919 को। कहाँ गई सेक्शन 19? ये रही, चलो देखो सेम टू सेम रेप्लिका। हेडिंग देख लो फ्रेंड्स, टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फ्रेंड्स देखो इसको मैं लिखता चलो तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा फ्रेंड्स। देखो चेक करो फ्रेंड्स, सेक्शन 19 ऑफ IGST। आजा सेक्शन 19 आजा, ये रही देखो एग्जैक्ट रेप्लिका। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड IGST ऑन अ सप्लाई considered by him to be interstate supply, એટલે what he has actually paid
is IGST, but which is subsequently held to be intrastate supply. It should be what? It should be C plus S shall be granted refund of the amount of IGST. Obviously I का क्या मिलने वाला है? refund. So paid in such manner subject to such condition as may be prescribed. Simple words में friends देखो, actual was I should be what? C plus S. Actual was I should be what? C plus S. तो आपको IGST का क्या मिल जाने वाला है? रिफंड. ऐसा किसने बोला? सेक्शन 19 ऑफ IGST एक्ट 2017. तो IGST एक्ट ने क्या बोला कि आई का तुमको क्या मिल जाने वाला है? रिफंड. चलो अभी चेक करो वापस एक बार हमारा IGST एक्ट क्या कहता है. अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड C प्लस S, पे क्या कर दिया है? एक्चुअल C प्लस S. As the case may be, on a transaction considered by him to be intrastate supply, but which is subsequently had to be what? Interstate supply. Should be was what? Interstate supply. Shall not be required to pay any interest on the amount of IGST payable. Simple words में ये आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है ये किसने लिखा? ये लिखा फ्रेंड सेक्शन 19 ऑफ IGST एक्ट 2017. बोलो क्लियर? देखो लॉजिक तो एकदम सिंपल पता ही है फ्रेंड्स, बट ये कहाँ से है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशन नंबर 2 है वो सेक्शन 77 ऑफ CGST एक्ट से आई, एंड ये जो सिचुएशन 1 है वो IGST एक्ट की सेक्शन 19 से रिप्रेजेंट होती है. दो आंसर उसमें से मिल गए. फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पे C प्लस एस होना चाहिए था हो गया IGST, तो इस सिनेरियो में इसका रिफंड आपको मिल जाएगा. सेकंड सिनेरियो में इसका रिफंड आपको मिल जाएगा. तो ऐसा कहाँ पे लिखा है कि ये पे करना पड़ेगा? पता चला ऐसा कहाँ पे लिखा है? ये आपको पे करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स लॉ कहता है कि देखो कोई भी टैक्स जो आपने कलेक्ट किया है वो पे तो करना ही है. जो भी टैक्स आपने जो कलेक्ट किया है वो आपको पे तो करना ही है. वो तो लॉ में लिखा ही है. कोई भी टैक्स आपने जो कलेक्ट किया वो कब तक पे करना है वो तो पता ही है. हर एक मंथ के नेक्स्ट मंथ के 20 तक, मतलब जब तक GST या 3B फाइल करेंगे वहाँ तक आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है. एज पर टाइम ऑफ सप्लाई उसको आपको पे करना होगा. मतलब ये पे करना ही है वो तो नॉर्मल लॉ है, वो तो लॉ में लिखा ही था कि पे करना है. तो ये वापस एक बार लिखने की जरूरत नहीं है. ये आपको रिफंड मिल जाएगा वो मेंशन करना था. इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना है वो भी मेंशन करना था. ये इंटरेस्ट के ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा ऐसा कहाँ पे लिखा? ये इंटरेस्ट के ऊपर आपको रिफंड नहीं मिलेगा ऐसा कहां पे लिखा? तो फ्रेंड्स रिफंड चैप्टर में ऐसा लिखा ही नहीं कि इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा. तो ऑब्वियसली वो रिफंड के केस में आपको इंटरेस्ट के मिलने के प्रोविजंस हो तो हमको रिफंड मिले ना. पता चला जो मैं कहना चाहता हूं? इंटरेस्ट के प्रोविजंस में इसको इंक्लूड किया हो तो उस रिफंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिले ना. ऐसा कुछ मेंशन है ही नहीं तो इसके ऊपर फाइनली आपको इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है. फ्रेंड्स क्लियर? बहुत मगज नौ दौड़ाना हो, एकदम सिंपल रखना हो तो ऐसा रख सकते हैं कि करना था C प्लस S, कर दिया I. तो एक काम करो, तो अब सिचुएशन नंबर 1 वापस एक बार डिस्कस कर लेता हूं. करना था C प्लस S, कर दिया I. तो एक काम करो C प्लस S को पे कर दो, I का रिफंड क्लेम कर दो. सिचुएशन नंबर 2 करना था I, कर दिया C प्लस S, तो I को पे कर दो, C प्लस S का रिफंड क्लेम कर दो. ना आपके पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट पेबल आएगा ना आपके रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट रिसीवेबल आएगा. बोलो क्लियर? होपफुली फ्रेंड्स मैं सक्सेसफुल हुआ ये आपको समझाने के लिए. दो सेक्शन को मर्ज करके समझाया विच इज फ्रेंड सेक्शन 77 अलॉन्ग विद सेक्शन 19 ऑफ IGST एक्ट. तो दो सेक्शन हमने एक साथ रिफर कर दी फ्रेंड्स. यहाँ पे कोई भी बुक में दो सेक्शन को मर्ज नहीं की है तो मैंने ये दोनों को आपको मर्ज करने के साथ समझाने का ट्राई किया फ्रेंड्स. क्लियर? सेक्शन 77 जो यहाँ पे डिस्कस किया विच इज CGST एक्ट 2017 एंड मर्ज हुई है सेक्शन 19 ऑफ वॉट? IGST एक्ट 2017. बोलो रेडी? क्लियर फ्रेंड्स? होपफुली सब कुछ आपको पता चला होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है फ्रेंड्स. ओके तो इतना मैं यहाँ पे रखता हूँ. सेक्शन 78 आज की लास्ट सेक्शन जिसको कंक्लूड करके हम हमारा सेशन खत्म करेंगे फ्रेंड्स. दो सेक्शन हमने डिस्कस की. फर्स्ट इज सेक्शन 76, देन इज सेक्शन 77 विच इज वेरी इजी फ्रेंड्स. सेक्शन 78 फ्रेंड्स, कोई भी ऑर्डर. फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन, छोटी है बट बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. कोई भी ऑर्डर GST में पास होता है उसके विद इन व्हाट टाइम आपको पैसा भरना पड़ेगा. फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. डिमांड रिकवरी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिकल. फ्रेंड्स कोई भी ऑर्डर डिपार्टमेंट ने पास किया, जैसे एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर था, कि लेटर से रिवीजन अथॉरिटी का ऑर्डर था, जिस्टेट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, कोई भी ऑर्डर था, तो फ्रेंड्स उसके विद इन व्हाट टाइम आपको पैसा भरना होगा, उसके विद इन व्हाट टाइम आपको वो अमाउंट को पे करना होगा. लॉ कहता है विद इन 3 months एनी अमाउंट. बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ध्यान से.
any amount payable by taxable person in pursuance of order passed under this act, इस एक्ट के कोई भी ऑथोरिटी ने कोई भी प्रोविजन के हिसाब से कोई भी ऑर्डर पास किया, उसको विद इन व्हाट टाइम आपको पे करना है, शैल बी पेड बाय सच पर्सन विद इन व्हाट टाइम, 3 months। तो उसको 3 months में पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर फेलिंग विच रिकवरी प्रोसीडिंग्स शैल बी इनिशिएटेड। जो 3 months में उसका पेमेंट नहीं किया ना फ्रेंड्स, तो उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर इनिशिएट हो जाएगी। अलग अलग डिफरेंट मोड से डिपार्टमेंट आपकी रिकवरी कर सकता है अंडर विच सेक्शन 79 विच इज वेरियस मोड्स ऑफ रिकवरी, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर? तो इस चैप्टर की तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन थी, सेक्शन 76 जिसको हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर का हमारा सेशन का स्टार्टिंग होगा सेक्शन 79, जो इस चैप्टर के अगेन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, लिटिल बिट लेंथी सेक्शन भी है फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 2, 3 months में कोई भी ऑर्डर का आपको पेमेंट करना है फ्रेंड्स। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं प्रॉपर ऑफिसर, मुझे पता है कि विजय माल्या है जिसका मैंने ऑर्डर पास किया है, उसके ऑर्डर के 3 months तक वेट करूंगा ना, तो मैं लाइफ टाइम तक वेट करूंगा। मैं प्रॉपर ऑफिसर, मुझे पता है कि जिसका ऑर्डर मैंने पास किया है वो नीरव मोदी है, तो उसके 3 months तक मैंने वेट किया, मतलब 3 month तक वो नहीं पे करेगा तो रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू करूंगा। ऐसा मैंने वेट किया तो मुझे लगा मैं लाइफ टाइम वेट ही करता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं जो मुझे ऐसा मतलब एज अ प्रॉपर ऑफिसर मुझे ऐसा लग रहा हो कि ये 3 months ये पर्सन डिजर्व नहीं करता है, तो ये 3 months को मैं कम करके भी 1 महीना कर सकता हूं, 2 महीना कर सकता हूं, एंड जो वो 1 महीने में नहीं पे करेगा तो उसके बाद उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता हूं। जनरल पीरियड इज व्हाट 3 months, पर मुझे ऐसा लग रहा हो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट कि ये जो मैं 3 months तक वेट करूंगा तो मैं लाइफ टाइम तक वेट करूंगा, तो ये 3 months का पीरियड जो मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं कम भी कर सकता हूं फ्रेंड्स। जनरली मेरे पास 3 months का टाइम लिमिट होगा। एक बार वापस मैं प्रोविजंस पढ़ लेता हूं। एनी अमाउंट पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड बाय सच पर्सन विद इन व्हाट टाइम, 3 months फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर फेलिंग विच रिकवरी प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अंडर विच सेक्शन फ्रेंड्स 79। Provided that where proper officer considers it expedient in the interest of revenue, he may, for reasons to be recorded in writing, required say taxable person to make such payment within period less than 3 months as may be specified by him। मतलब ये पीरियड आपके 3 months से कम भी हो सकता है। जनरली 3 months का टाइम लिमिट है, बट ये पीरियड आपका 3 months से लेस भी हो सकता है फ्रेंड्स। क्लियर? तो 3 sections we are done with, section 76, section 77, section 78। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 79 एंड सो ऑन फ्रेंड्स। दो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे हमारे 77 78 के ऊपर, उसको डिस्कस करके आज का हमारे सेशन हम एंड करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल, फॉलोइंग आर द डिटेल्स। फ्रेंड्स एग्जैक्ट आप समझे 77 की इम्पैक्ट सेक्शन 19 के साथ कैसे कनेक्ट हुई। हमने मिक्स की थी सेक्शन 77 ऑफ CGST विथ सेक्शन 19 ऑफ IGS, जिससे एग्जैक्ट आपको पता चले कि दोनों सेक्शन की एग्जैक्ट इंप्लीकेशन क्या होगी फ्रेंड्स। फॉलोइंग आर द डिटेल्स। टैक्स टू बी पेड टू गवर्नमेंट, मतलब ये टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, तो ये फ्रेंड्स एक्चुअल हुआ। टैक्स पेड टू गवर्नमेंट मतलब ये फ्रेंड्स एक्चुअल हुआ। CGST 10 lakhs, SGST 10 lakhs, IGST 20 lakhs। तो C+S आपने पे किया 10 lakhs, I आपने पे किया है 20 lakhs, which was subsequently held what? Interstate supply। C+S पे कर दिया, जो बाद में क्या पता चला, it is IGST। I पे कर दिया, बाद में क्या पता चला, it is C+S। Comment what will be effect on 1, GST के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगी, एंड नंबर 2 whether interest will be payable or not। तो GST पेबल आएगा कि नहीं आएगा, एंड नंबर 2 इंटरेस्ट पेबल होगा कि नहीं होगा। फ्रेंड्स एकदम सिंपल, मैंने पे कर दिया था C+S, सब्सिक्वेंटली क्या हो गया IGST, तो फ्रेंड्स I का मुझे डिपॉजिट करना होगा, सब्सिक्वेंटली जो ये शुड भी था वो मुझे पे करना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट केस में मुझे IGST को पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सिचुएशन, IGST में पे करके बैठा हूँ, सब्सिक्वेंटली इट वाज व्हाट C+S, तो फ्रेंड्स C+S में डिपॉजिट कर दूंगा। ओके, इंटरेस्ट दोनों केस में मुझे पेबल आने वाला नहीं है, इंटरेस्ट इज निल। चलो फर्स्ट केस में मैंने डिपॉजिट कर दिया IGST, तो सो C+S था उसका मुझे क्या मिलने वाला है, रिफंड।
इन फर्स्ट केस रिफंड ऑफ CGST प्लस SGST विल बी क्लेम्ड। सेकंड सिचुएशन में मैं किसका रिफंड क्लेम करूंगा फ्रेंड्स, IGST। आई थिंक बहुत सिंपल है एंड दोनों केस में मुझे रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट भी रिसीव होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, सिंपल है। C+S की जगह I हो गया हो तो क्या करने का, C+S पे कर देने का, I का रिफंड क्लेम कर देने का। I की जगह C+S हो गया हो तो क्या करने का, बोलो बोलो, I की जगह C+S हो गया हो तो क्या करने का, I की जगह C+S हो गया, ये होना चाहिए था तो क्या कर देने का, एकदम सिंपल, इसको रिफंड क्लेम कर दो, इसका पेमेंट कर दो। इंटरेस्ट फैक्टर दोनों केस में पिक्चर में आने वाला नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, चलो नेक्स्ट चेक करो। नंबर 7, फॉलोइंग आर द डिटेल्स। डिमांड ऑर्डर पास्ड ऑन 30 सितंबर 2017। 13 सितंबर को हमारे डिमांड ऑर्डर पास हुआ। कोई भी अथॉरिटी, AA हो सकता है, RA हो सकता है, GSTAT हो सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी हो सकता है जो हमारा डिमांड ऑर्डर पास कर सकता है फ्रेंड्स। अंडर 73 अदर देन फ्रॉड वॉज 10 lakhs, 74 फ्रॉड वॉज रुपीज़ 18 lakhs। तो अलग अलग मैटर के अलग अलग ऑर्डर पास हो सकते हैं फ्रेंड्स। जरूरी नहीं है कि सारे मैटर के लिए मैंने फ्रॉड ही किया हो, सारे मैटर के लिए फ्रॉड ना ही हो। इट इज़ मिक्सचर कि कोई कोई मैटर्स में मैंने फ्रॉड प्रूव हो गया, कोई कोई मैटर्स में मैंने अदर देन फ्रॉड था, तो मेरा ऑर्डर पास हुआ 10 lakhs 18 lakhs का फ्रेंड्स। व्हेन रिकवरी प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड, तो फ्रेंड्स बोलो इसके विद इन 3 months में पेमेंट नहीं करूंगा तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होने वाली है। वेदर रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन स्टार्ट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 months, एब्सोल्युटली यस। जो प्रॉपर ऑफिसर ऐसा लग रहा हो कि ये भाग जाने वाला है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, इट इज इन दी लेट अस इंटरेस्ट और बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट, तो इस सिनेरियो में 3 months से कम भी ये पीरियड हो सकता है फ्रेंड्स। क्लियर, तो रिकवरी प्रोसीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 जनवरी 18 से, मतलब 3 months तक डिपार्टमेंट वेट करेगा। 3 months में नहीं पेमेंट किया तो इमीडिएटली उसकी रिकवरी शुरू होगी। अंडर विच सेक्शन रिकवरी शुरू होने वाली है, अंडर सेक्शन 79। जो अलग अलग मोड्स ऑफ रिकवरी के कौन से ऐसे मोड्स होंगे जिसके थ्रू डिपार्टमेंट रिकवरी कर सकता है। कितनी क्यूरियोसिटी नहीं होगी कैसे रिकवरी होती होगी, नहीं सर हम हमसे क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी दे सकते हैं, हमारे डेटर को हैरेस कर सकते हैं, ऐसा क्या होता होगा, राज को देखना नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नेक्स्ट होगा, इफ प्रॉपर ऑफिसर कंसिडर्स it in the expedient in the interest of revenue, he may for reason to be recorded in writing require said taxable person to make payment within such period less than 3 months as may be specified by him। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डिस्कशन हम एंड करते हैं। 3 सेक्शन को हमने डिस्कस की, विच इज सेक्शन 76, विच इज सेक्शन 77 एंड नेक्स्ट इज लास्ट वॉज सेक्शन 78। 76, 77, 78 के डिस्कशन के बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इट वुड बी सेक्शन 79 एंड ऑनवर्ड्स, विच इज डिफरेंट मोड्स ऑफ रिकवरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगी एंड फ्रेंड्स सो ऑन। छोटी सी रिक्वेस्ट है, तीनों सेक्शन खास एक बार रिफर कर लेना फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिवीजन के साथ हम उसको कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।